हेलो दोस्तों, कैसे हो? न्यू एपिसोड आ गया है। जल्दी जल्दी एपिसोड लाइक करो और शेयर करना मत भूलना। और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे मेरी भी हेल्प होती है और न्यू एपिसोड जल्दी ला पाता हूँ। आज का एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिलेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट में ज़रूर बताना वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो चलो अब एपिसोड शुरू करते हैं। ईयरफोन लगा लो। चैप्टर 1188 नॉइस पुराना शहर। बिशप के हुक्म सुनते ही लेनर्ड पहले तो थोड़ा चौंक गया, फिर अंदर ही अंदर एक गहरी सांस ली। मिस्टर फूल की प्रोफेसी बिल्कुल सही थी। नहीं, ये प्रोफेसी नहीं थी, वो तो पहले से ही सब कुछ जानता था। लेनर्ड ने जल्दी से अपने ख्याल को वापस कंट्रोल किया और प्रोसीजर के मुताबिक बिशप सेंट एंथनी से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिया। फिर वो वापस अंडरग्राउंड गया और 2 मेंबर्स को लेकर चाइनीज गेट के पास आया। कीपर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करने के इंतजार के बाद वो एमलिन वाइट के कमरे तक पहुंचा, जहां नक्शाकारी वाले चमकते हुए चांदी के कैंडल जल रहे थे। उसने ब्रास की चाबी से भारी पत्थर के दरवाजे को खोला। भूतिया नीली रोशनी सेल के अंदर घुसी, एमलिन वाइट की आंखों को छेद दिया, जिससे उसने आंखें बंद कर ली। उसका चेहरा पहले से ज्यादा फीका था और उसका जिस्म भी बहुत पतला हो गया था। ऐसा महसूस हो रहा था कि एक झोंका हवा आए और उसे उड़ा ले जाए। मिस्टर फूल के जवाब के बारे में सोचते हुए एमलिन को अपनी हालत पर अचानक भरोसा आने लगा। बिना आंखें खोले वो आहिस्ता खड़ा हुआ और खटखटाया। मुझे पता था तुम मुझे खुद भेज दोगे। अगर मैं कह दूं कि ये तो बस एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन थी तो तुम्हें निराशा होगी। लेनर्ड ने अंदर ही अंदर मजाक उड़ाया और बिना कोई एक्सप्रेशन के जवाब दिया, मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूं। अगर इस दौरान तुम चाइनीज गेट से बाहर नहीं निकले तो मैं समझूंगा कि तुम खुद ही यहां रहना चाहते हो। एक सीनियर नाइट हॉक और रेड ग्लव्स टीम के कैप्टन होने के नाते लेनर्ड के पास कैदियों से डील करने का बहुत एक्सपीरियंस था। एमलिन का एक्सप्रेशन जमा गया। उसने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, पर आखिर में चुप ही रहा। वो लेनर्ड और उसके 2 टीममेट्स के बगल से गुजरा और चाइनीज गेट से बाहर निकल गया। बाहर उसने अचानक झटका खाया, जैसे वो अपने जिस्म की ठंड को निकालना चाहता हो। जाते ही कुछ धूप लगा लो, ठीक हो जाओगे। ओह, बैकलैंड की सर्दी में धूप एक कम्मी चीज है। और तुम वैम्पायर्स तो धूप से नफरत करते हो। क्या तुम अपोथेकरी नहीं हो? तुम खुद ही सन डोमेन की कोई दवा बना सकते हो। ये देखकर लेनर्ड ने कैजुअली रिमाइंड किया। एमलिन की हालत ठीक नहीं थी। एक तरफ वो कई दिनों से कोई स्पिरिचुअलिटी वाला इंसानी खून नहीं पी पाया था, वो बस जानवरों के खून पर डिपेंड था। दूसरी तरफ इसलिए कि वो बहुत देर तक चाइनीज गेट के पीछे रहा था। सील को सपोर्ट करने वाली एवरनाइट की ताकत थोड़ी बहुत उसमें घुस गई थी, जिससे उसे सन डोमेन की दवा के असर की जरूरत थी ताकि ये रेजिडुअल इफेक्ट्स दूर हों। एक पोशंस प्रोफेसर होने के नाते एमलिन अपनी फिजिकल और मेंटल हालत से वाकिफ था। उसने ना ही कोई जवाब दिया, ना ही सर हिलाया। उसने बस सैंग्विन शब्द पर जोर दिया और फिर पूछा, फादर उतरावस्की कहाँ है? उसे अभी थोड़ा और रहना होगा। मुझे उम्मीद है ये ब्लडी वॉर जल्द ही खत्म हो जाएगी। फिक्र मत करो, हम उसे हफ्ते में 2 बार बाहर आने देंगे धूप लेने के लिए। कौन से दिन होंगे ये बैकलैंड के मौसम पर डिपेंड करेगा। लेनर्ड ने सिंपल सा जवाब दिया। फिर एमलिन वाइट को ग्राउंड फ्लोर और सड़कों पर ले आया। एमलिन थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर से पूछा, यहां से सबसे पास का हॉस्पिटल कहाँ है? क्या करना है? लेनर्ड ने प्रोफेशनल तरीके से पूछा। खून चढ़वाना है। एमलिन ने थोड़ा सा अपनी थोड़ी उठाई, अपना एक्सप्रेशन बदलने की पूरी कोशिश करते हुए। खून चढ़वाना? ज्यादा खून पीने जैसे? लेनर्ड ने उसे पकड़ा नहीं। उसने एक दिशा में हाथ उठाया और एड्रेस बता दिया। सैंग्विन विस्काउंट को जाते हुए देखने के बाद वो वापस अंडरग्राउंड गया और अपने टीम मेंबर्स के साथ एक रीसेंट केस पर बातचीत शुरू कर दी। कुछ दिनों के सफर के बाद क्लेन आखिरकार नॉर्थ में नॉइस सिटी रुइंस के पास पहुंच गया। यहां भी एक उजड़ा हुआ मैदान था। सूखी हुई नदी के निशान जमीन पर नजर आ रहे थे। अंधेरे, परछाइयों से भरे, हौले हौले धुंध से घिरे हुए इस शहर को देखकर उसे जल्दी नहीं थी। उसने एक छुपा हुआ स्पॉट ढूंढा और मिस्टर फूल के ऑनरिफिक नाम को बुड़बुड़ाया। इसके बाद उसने काउंटर क्लॉकवाइज 4 स्टेप्स लिए और इनकांटेशन पढ़ी, फिर धुंधले धुएं के ऊपर वाली दुनिया में दाखिल हो गया। एक ख्याल से ही सेफिरा कासिल वापस आने के लिए उसे टैरोट क्लब के मेंबर्स की दुआओं का सहारा चाहिए, जो मिलकर एक मजबूत एंकर बन जाएं। इससे द फूल को काफी समनिंग पावर मिल जाए। प्रेयर लाइट्स की मदद से क्लेन ने अपनी ट्रू विजन इस्तेमाल करके नॉइज रुइंस की हालत को दूर से चेक किया तो उसने देखा कि हौली धुंध तो आहिस्ता आहिस्ता घास पास हो रही थी, पर बिल्कुल खत्म नहीं हो रही थी। शहर की सतह पर एक भी स्पिरिट बॉडी थ्रेड नजर नहीं आ रही थी। जो लोग लिनन के कपड़े या जानवरों की खाल पहने थे वो सड़कों पर अलग अलग जगहों पर पड़े थे। सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम के आने के वक्त की तरह वो लाइवली और बिजी नहीं थे। क्या वो एंजल या सील्ड आर्टिफैक्ट जिसने इस शहर पर कब्जा किया था, उसे पता चल गया कि उनका पता चल गया है और उन्होंने माइग्रेशन का फैसला किया? सामने की हालत देखकर क्लेन ने अनुमान लगाया।
उसने नजर हटाई और उस धुंधले धुएं की तरफ देखा जो सेफिरा कासिल को संभाले हुए था। वो इस बात को रोकना चाहता था कि कोई मिरेकल इन्वोकर या अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज या उसका सील्ड आर्टिफैक्ट हिस्टोरिकल वॉइड में छुपकर पुराने नॉइस शहर के बियॉन्डर्स पर हमला न कर दे। ना तो वो सीधे एक ट्रांसलूसेंट मैगेट्स के झुंड से मिलना चाहता था, ना ही उन भयानक टेंटिकल्स का। ज़ारातुल ने जो एम्बुश उसके लिए लगाया था उसकी याद करके क्लेन के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कभी कभी वो सपने देखता कहीं मिस जस्टिस से साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का एक और राउंड ऑफ ट्रीटमेंट ले आए। ये स्टिमुलस उस वक्त से भी बुरा था जब उसने अपना मैरियोनेट एन्यूनी अपने सामने मोनोकल पहने देखा था और उसका जिस्म बिल भी नहीं हिल पा रहा था, क्योंकि इसने हाउंड्स ऑफ फुलग्रिम को भी उलझा दिया था। हिस्टोरिकल वॉइड की सेफ्टी कंफर्म करने के बाद क्लेन वापस रियल वर्ल्ड में आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पकड़ा और अपना पुराना वाला खुद निकाल लिया। ये पुराना वाला भी सिल्क हाफ टॉप हैट, ब्लैक ट्रेंच कोट और एक सिंपल ग्लास लैंटर्न हाथ में लिए था। अगले ही सेकंड वो धुंधले धुएं में कूद गया और हिस्टोरिकल वॉइड के रोशनी वाले स्पॉट्स का पीछा करते हुए फर्स्ट इपॉक से पहले के एक दौर तक पहुंच गया, उस मर चुकी सिविलाइजेशन के शहर में। उसके लिए ये एक बहुत ही इंजीनियस सेफ हाउस था, क्योंकि उसके अलावा कोई भी स्कॉलर ऑफ योर इस खोई हिस्ट्री तक नहीं पहुंच सकता था। हाँ, उसके लिए यहां तक आने में बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी खर्च हो गई थी। वो बस और 15 मिनट तक ही यहां रह सकता था, और वो भी तब जब वो कोई भारी भरकम हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस को समन करने की कोशिश ना करे। अपने असली जिस्म को छिपाकर क्लेन का प्रोजेक्शन रियल वर्ल्ड में आगे बढ़ा, तेजी से नॉइज रूइंस के बाहर पहुंचा। उसने अंधधुंध अंदर घुसने की कोशिश नहीं की। सूखी हुई नदी के सामने एक छोटे से माउंट के पास पहुंचकर उसने अपना राइट हैंड उठाया और अपना पुराना वाला मैरियोनेट, ठंडा अर्ल ऑफ द फॉलन कॉनास गिलगौर, जिसकी डार्क ब्लू आंखें थी, समन कर लिया। कॉनास का जिस्म बल खाने लगा और एकदम गर्मन स्पैरो में बदल गया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर हिस्टोरिकल वॉइड से लैंटर्न निकाल लिया। हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन जिसने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को समन किया था, उसने लैंटर्न की फीकी पीली रोशनी में डिस्टेंस को डिसऑर्डर कर दिया। कुछ स्टेप्स में ही वो नॉइस सिटी के बाहर अकेला पहुंच गया। लैंटर्न हाथ में लिए वो गले सड़े बिल्डिंग से गुजरा, हौली धुंध से निकला और रूइंस के अंदर दाखिल हो गया। ग्रे फॉग के ऊपर अपनी ट्रू विजन इस्तेमाल करने से असल कॉन्टैक्ट ने उसे ज्यादा डिटेल्स ढूंढने में मदद की। अलग अलग जगहों पर पड़े इंसानों और मॉन्स्टर्स में सड़न के निशान थे, जैसे उन्हें कई टाइम से छोड़ दिया गया हो। कुछ घर की छज्जे के नीचे कुर्सियों पर बैठे थे, कुछ चूल्हे के पास लटके रहे थे, कुछ ने फंगस लगा हुआ ब्रेड पकड़ा था तो कुछ ने हाथ। कुछ दीवार के सामने झुककर जमीन पर बैठे थे, उनके होठ एक बोन फ्लूट से लगे थे। इससे क्लेन उस टाइम के शहर की तस्वीर बना पाया जब वो जिंदा थे। कुछ आराम कर रहे थे, कुछ खाना बेक कर रहे थे, कुछ सड़कों पर शॉपिंग कर रहे थे, कुछ म्यूजिक में डूबे हुए थे, कुछ आते जाते हंसते थे, कुछ अरीना में मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। कितना लाइवली और बसलिंग दृश्य था, पर हकीकत में सब लोग मर चुके थे और उनकी आत्माएं भी नहीं बची थीं। वो बस पहले से तय एक्शंस की रिपीटिशन कर रहे थे। और एक दिन ये अजीब दृश्य टाइम के साथ जमा हो गया और सब लोग बिना कोई वार्निंग के गिरा दिए गए। मैरियोनेट से बना हुआ शहर, सबसे रियलिस्टिक थिएटर। उस वक्त फॉगी टाउन भी इसी हालत में था। मैं भी एक सीयर हूं, पर मुझे कहना पड़ेगा कि हॉरर, डर और बिजारनेस में हमारी पाथवे टॉप 3 में जरूर आएगी। क्या ऐसा ही मैं फ्यूचर में एक्ट करूंगा? अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज। लैंटर्न हाथ में लिए क्लेन उन लाशों से भरे हुए सड़कों से गुजर रहा था। अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन के पीछे वो पुराने नॉइस शहर के सेंटर की तरफ बढ़ रहा था। यहां की हालत ने उसे यकीन दिला दिया था कि जिसने कभी नॉइस रूइंस पर राज किया था वो काफी इंटेलिजेंट था। सिटी ऑफ सिल्वर की एक्सपीडिशन टीम ने इस जगह की शांति और चैन को टूटने के बाद उस एंटिटी ने ना तो किसी को मारा, ना कोई क्लूज मिटाए, बल्कि इस जगह को बेइज्जत छोड़कर कहीं और माइग्रेट कर गया। सिटी ऑफ सिल्वर को खामोश ना करने की वजह शायद पीछे अमोन का पैरासाइट होना था। हाँ, ट्रू क्रिएटर की वजह से भी हो सकता है। जब वो अपने ख्याल बहकाने दे रहा था, क्लेन जल्द ही एक रिलेटिवली इंटैक्ट कैथीड्रल तक पहुंच गया। कैथीड्रल के अंदर एक डेमोनिक वुल्फ की मूर्ति खड़ी थी जिसके 8 पैर थे। वो छोटे और अंधेरे बालों से ढकी हुई थी। मूर्ति के सर के ऊपर एक झुंड साफ सफेद बालों का था। उसके पिच ब्लैक प्यूपल्स आंखों के कम से कम 3/4 हिस्से को घेर रहे थे। ये फ्लेग्रिया नहीं है, वो डार्क डेमोनिक वुल्फ जो थर्ड इपॉक में कभी कभी नजर आता था, गॉड ऑफ विशेस। क्या वो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में हजारों साल से था और आखिरकार उसने वो सीक्वेंस 1 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ ली? जैसे ही ये ख्याल उसके दिमाग में आया, क्लेन ने अचानक कदमों की आवाज सुनी, एक के बाद एक। साइडवेज खड़ा होकर उसने तुरंत कैथीड्रल के बाहर देखा। उसने एक आदमी को धुंध से आहिस्ता चलते हुए देखा जिसका आउटलाइन जल्द ही बना। वो लगभग 2.3 मीटर्स लंबा था, थोड़ा सा झुका हुआ, बाल सफेद थे, आंखों के कोनों पर झुर्रियां थीं और मुंह के कोने पर एक दाग था। लंबी ब्लैक क्लर्जीमैन की रोब पहने वो एक बूढ़े प्रीस्ट या बिशप जैसे लग रहा था।
उसकी डार्क ब्राउन आंखें शांत थीं, डार्कनेस की गहराई के उन मॉन्स्टर्स की तरह नहीं जो खून के प्यासे और जीरो इंटेलिजेंस के होते हैं। पर लो फ्रीक्वेंसी लाइटनिंग की लंबी शांत रात में इस क्लर्जीमैन ने ना तो कोई जानवर की खाल का लैंटर्न उठाया था, ना ही आग जलाई थी। वो बस चुपचाप धुंध से गुजर रहा था। चैप्टर 1182 पक्का शब्द द होली वर्ड। वो फॉरसेकन लैंड ऑफ गॉड्स में आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, पर लिटिल सन की मदद से क्लाइन को इस जगह की अच्छी समझ हो गई थी। वो जानता था कि नॉर्मल इंसान और सेंट्स भी अंधेरे में रोशनी पैदा करने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं, वरना उनके लिए अंधेरे की गहराई में छुपे खतरनाक मॉन्स्टर्स से मिलना या चुपके से खा लिए जाना और गायब हो जाना आसान होता है। और इस वक्त वो बूढ़ा क्लर्जीमैन किसी भी जानवर की खाल का लैंटर्न लिए हुए नहीं था, बल्कि वो अंधेरे में धुंध से गुजरा और कैथीड्रल में दाखिल हो गया, जो फीकी पीली रोशनी से रोशन था। अगर उसकी गहरी और शांत आंखें ना होती, जो किसी पागलपन की निशानी नहीं दिखा रही थीं, तो क्लाइन का पहला रिएक्शन ये होता कि उसकी मुलाकात एक खास मॉन्स्टर से हुई है। हाँ, नॉर्मल इंसान का दिमाग होना और अंधेरे में डुबोया होना एक साथ कॉन्ट्रडिक्टरी है। कोई भी जानवर जो नॉर्मल इंटेलिजेंस रखता हो, आसान से ये नतीजा निकाल सकता है कि ये आदमी खास मॉन्स्टर से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। क्लाइन ने आज तक एक ही ऐसे आदमी से मुलाकात की थी जो अंधेरे से गुजर सकता था, बिना किसी असर के, और जिसकी काफी इंटेलिजेंस थी। ब्लास्फेमर अमोन। महसूस करते हुए कि फीकी पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी हुई थी, वो लंबा थोड़ा झुका हुआ ब्लैक रोब क्लर्जीमैन अपनी जगह रुक गया। डिमोनिक वुल्फ स्टैचू को देखते हुए उसने बहरी आवाज में पूछा, इस शहर का मालिक कहाँ गया? क्लाइन वैसा आदमी था जो स्ट्रेंजर्स से लड़ाई से बचने के लिए शांति से बात करना पसंद करता था। अपनी होशियारी बनाते हुए उसने शांत जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, मैं अभी शहर में आया हूं, कौन जाने मालिक कहाँ गया। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा कैथीड्रल धुंधला हो गया। बाहर से धुंध लहरों की तरह अंदर घुसी और पूरे अंदर को डुबो दिया। क्लाइन के हाथ में लैंटर्न विंडोज और दरवाजे की हालत को रोशन करने में बिल्कुल नाकाम रहा। बाहर अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। पल भर में वो कैथीड्रल जो डिमोनिक वुल्फ स्टैचू की पूजा करता था, नॉइज सिटी से अलग हो गया लगा। पता नहीं वहां कहाँ था। क्लाइन की प्यूपिल्स थोड़ी सी फैली। उसने झुर्रियों और सफेद बालों वाले क्लर्जीमैन को देखा। गहरी आवाज में उसने पूछा, आप कौन हैं? झुके हुए क्लर्जीमैन ने एक सुपीरियॉरिटी के अंदाज में जवाब दिया, मैं लॉर्ड के पास एक अटेंडेंट हूं। मैं एंजल ऑफ द होली वर्ड स्टेफ हूं। मैं इस जमीन पर चलता हूं जो लॉर्ड ने गुजारी थी, उनकी तरफ से अंधेरे में छुपे हुए ब्लास्फेमर को ढूंढने के लिए। जब वो बोला तो बूढ़े की फिगर फैलकर 4 मीटर्स लंबे तक हो गई। उसकी पीठ के पीछे काले और मिट्टी परों के साए बनने लगे। उनके साए आपस में मिलकर 4 जोड़े बनाए, जो उदास पर पाक लगे। एंजल ऑफ द होली वर्ड स्टेफ, लॉर्ड के पास एक अटेंडेंट, गुजरी हुई जमीन, ये ट्रू क्रिएटर का ब्लेसेड है। एंजल ऑफ फेट का सबऑर्डिनेट, रोज रिडेम्पशन का मेंबर, इसलिए तो वो अंधेरे में चल सकता है। उसके पास डीजेनरेशन की ताकत का सुरक्षा कवच है। वो ईविल गॉड अभी भी अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक ढूंढ रहा है। क्लाइन को मजबूरन अपना सर उठाकर उस क्लर्जीमैन की आंखों में देखना पड़ा, जिसने ब्लैक रोब पहनी हुई थी, पर जिसकी पीठ पर 4 जोड़े एंजल के पर थे। इस हाई लेवल एंजल की शक्ल अभी भी झुर्रियों वाली थी, सफेद बालों के साथ। उसमें हर चीज में एक कॉन्ट्रडिक्शन का एहसास था। ये झूठ बोलते हुए कि उसने कभी ओरोआ ऑर्डर का दुश्मन नहीं बनाया, उसने शांत चेहरे से कहा, वो ब्लास्फेमर तो बहुत पहले भाग गया, मैं भी उसे ढूंढ रहा हूं। क्लाइन को 2 सेकंड तक घूरते हुए एंजल ऑफ द होली वर्ड ने नीचे से पूछा, आप कौन हैं? सीधे कहना सुविधाजनक नहीं होगा। क्लाइन ने आह भरी और मुस्कुरा दिया, मैं एक अकेला मुसाफिर हूं। इस जवाब के बाद उसे अचानक अपने अंदर एक एक्सट्रीम अंधेरे का एहसास हुआ। फिर वो नीचे धंसा और लैंटर्न से बनी परछाई में मिल गया। पिच ब्लैक फिगर अचानक बल खाई और जिंदा हो गई, फैलकर एक और गहमन स्पैरो बन गई, जिसकी आंखें शैतानी और जंगली थीं, और जो अकेला और तन्हा लगा। ये क्लाइन की प्यूपिल्स संकुचित हो गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और हवा में कुछ पकड़ लिया। इस वक्त तक अगर उसने ये नहीं समझा था कि स्टेफ उसके जवाब का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे ऑरोरा ऑर्डर में शामिल हो जाना चाहिए था और ट्रू क्रिएटर को अपना भगवान बनाना चाहिए था। अब उसे पता चल गया था कि एंजल ऑफ द होली वर्ड का क्या मतलब है। ये तो साफ साफ एंजल ऑफ द ईविल वर्ड है। किसी के जवाब का इस्तेमाल करके वो उसके अंदर की एम्बिग्विटी या उसके मीनिंग को फैलाकर स्पिरिट लैंग्वेज का असर पैदा कर सकता है। जब क्लाइन ने कहा कि उसे नहीं पता शहर का मालिक कहाँ गया, तो स्टेफ ने मुझे नहीं पता मैं कहाँ गया शब्द निकाल लिए, उसे फंसा लिया और बाहर की दुनिया से अलग कर दिया। जब इस एंजल ने उसकी पहचान खोली, तो हर शब्द उसके लेवल और ताकत को बढ़ा रहा था। जब क्लाइन ने जवाब दिया कि वो कौन है, तो इसने एक अकेले मुसाफिर को उससे अलग कर दिया।
जब से वो नॉइस सिटी में नजर आया, ब्लैक रोब स्टेफ में बुरे इरादे की गहरी बू थी। और जैसे ही क्लाइन हिस्टोरिकल वॉइड से एक खास तस्वीर को समन करने की कोशिश कर रहा था, वो शैतानी गहरमन स्पैरो भी उसी के ख्याल शेयर कर रहा था। उसने भी वही प्रोजेक्शन पकड़ने की कोशिश की। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। अपनी स्कॉलर ऑफ द ईयर की ताकतों को रोका हुआ देखकर क्लाइन की आंखें संकुचित हो गईं। बिना किसी देरी के उसने अपना मुंह खोला और जॉर्टन में एक शब्द बोला, पर अगले ही सेकंड वो शब्द छीन लिया गया। लगभग 4 मीटर्स लंबे झुके हुए एंजल ऑफ द होली वर्ड स्टेफ के कब पैसे उसके लेफ्ट शोल्डर पर एक खून से भरा सर उगाया था। वो उससे काफी मिलता जुलता था, पर ज्यादा जवान था, लगभग 40 साल का आदमी। सर के गिर्द 2 स्किनलेस बाहें थीं, जिनके गोश्त में खराबिश थी। उन्होंने अलग अलग आत्माओं को ग्रेस किया था, और वो बियॉन्डर पावर्स इस्तेमाल कर सकती थीं जो ख्याल छीन सकती थीं। उसी वक्त स्टेफ के राइट शोल्डर पर एक और खून से भरा सर उगाया, जो उसके 20 साल का लग रहा था। 3 सरों में एक ने आत्माओं को ग्रेस किया और क्लाइन के ख्याल छीन लिए, जबकि दूसरा टारगेट को ठंडी नजरों से घूरता रहा, अकेले मुसाफिर के सेल्फ अवेयरनेस को गहराई दे रहा था। आखिरी वाले ने मुंह खोलकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वही हो जिसने गॉड के बेटे के डिसेंट रिचुअल को तबाह किया और लॉर्ड के डिसेंट में 2 बार दरमियान आए। तुम उन टारगेट्स में से एक हो जिनको मैं ढूंढ रहा हूं। क्लाइन के होठ का कोना फड़क गया। उसने शांत चेहरे से जॉर्टन में एक शब्द बोला, लेओडेरो। ये लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का असली नाम था। इस ख्याल के छीन न जाने की वजह यह थी कि उसने अपने आने वाले एक्शंस को पहले से ही लाइन अप कर लिया था। लाइनअप में एक ही कंटेंट भरा था। पहला ख्याल छीन भी लिया जाए तो उसके बाद वाले पर कोई असर नहीं पड़ता। ये एक अनमोल अनुभव था जो उसने अमोन से लड़ते हुए हासिल किया था। हाँ, अगर वो दोबारा अमोन से मिलेगा तो उसे शक है कि ऐसा तरीका काम नहीं करेगा। एक बार गॉड ऑफ मिसचीफ तैयार हो जाए तो वो जरूर कुछ नया लेकर आएगा। जब उसने बोला तो एंजल ऑफ द होली वर्ड स्टेफ की आंखों में चांदी की बिजली चमकने लगी। वो पूरे नॉइस सिटी को घेर गई और कैथेड्रल को घेरने वाले अंधेरे को चीर दिया। उन्होंने सारी करप्शन, कंसीलमेंट, डार्कनेस, वायलनेस और ईविल को चीर दिया। अंदर क्लाइन और वो शैतानी गहमन स्पैरो लाइटनिंग स्टॉर्म के सेंटर में थे। एक आह भी ना भरते वो गायब हो गए। फिर डरावने चांदी से सफेद बल खाए हुए इलेक्ट्रिक बोल्ट्स ने इलाके को नाप लिया और डिमोनिक वुल्फ स्टैचू को भी निगल लिया, साथ में एंजल ऑफ होली वर्ड्स को भी। धीमी घरघराहट की आवाजों के बीच नॉइस का पुराना शहर बिल्कुल धस सा गया, एक असली खंडहर बन गया। सूखी हुई नटी के सामने वाली तरफ क्लाइन का हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन तेजी से धुंधला हुआ और रियल वर्ल्ड में वापस आ गया। उसी पल क्लाइन ने तुरंत फ्लेमिंग जंप का इस्तेमाल कर खुद को नॉइस रूइंस से दूर कर लिया। इस दौरान उसने कुछ पेपर फिगरीन्स निकाले और उन्हें एंजल्स में बदलकर अपने ट्रैक्स कवर कर लिए। उजड़ा हुआ मैदान फिर से बिल्कुल सुनसान हो गया। कैसे पता कितने टाइम के बाद जहां कैथेड्रल खड़ी थी वहां खंडहर हिले। स्टेफ धूल और पत्थरों के ढेर से आहिस्ता खड़ा हुआ। उसके बिल्कुल सफेद बाल फिर से पतले हो गए थे और उसका गहरे काले क्लर्जी मैन का रूप फटेचार हो गया था। एंजल ऑफ द होली वर्ड चुपचाप नॉइस पुराने शहर से निकला, अपना डायरेक्शन पकड़ा और अंधेरे की गहराई में चलने लगा। आधे दिन बाद एक फिगर शहर के खंडहरों की तरफ दूसरी दिशा से आया। वो कोई और नहीं बल्कि बड़ा चक्कर काटकर आया हुआ क्लाइन ही था। उसे पहले नॉइस पुराने शहर को चेक करने का मौका नहीं मिला था और इस बार वापसी की वजह ये उम्मीद थी कि उस एंटिटी के असली क्लूज मिले। एक रिलेटिवली दूरी से क्लाइन ने अपनी ऑब्जर्वेशंस ग्रे फॉग के ऊपर दोहराई, हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन समन किया और पुराने दौर में छुपा प्रोजेक्शन का इस्तेमाल कर एक और हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन समन किया। तैयारियां पूरी करने के बाद क्लाइन फिर से नॉइस में दाखिल हुआ और बिल्कुल खामोशी से कैथेड्रल वापस आया। रास्ते में जमीन पर पड़ी लाशें या तो राख बन गई थीं या झुलसा हुआ मामला, जिससे वो क्रीपीनेस और दर्द का एहसास खत्म हो गया था। वो नाम का स्टेफ मरा नहीं। लगता है यहां स्टॉर्म की बची हुई डिवाइन पावर्स सिर्फ एक एंजल को चोट पहुंचा सकती हैं। क्लाइन तो मैसुपिस नाथी द अर्थ मदर के घास के साथ खेलता हुआ आदमी था। नाथी द अर्थ मदर की घास के साथ खेलता हुआ आदमी था। क्लाइन तो मैसुपिस नाथी द अर्थ मदर की घास के साथ खेलता हुआ आदमी था। नाथी द अर्थ मदर की घास के साथ खेलता हुआ आदमी था। क्लाइन तो मैसुपिस नाथी द अर्थ मदर की घास के साथ खेलता हुआ आदमी था। नाथी द अर्थ मदर की घास के साथ खेलता हुआ आदमी था। क्लाइन तो मैसुपिस नाथी द अर्थ मदर की घास के साथ खेलता हुआ आदमी था। यहां गोल्डन कोन एक आंख चश्मा, यहां जंगली मुनहौस गंधमंडक एक बीटल कहकर नीचे झुका हुआ एक एंजल था। यहां गोल्डन कोन एक आंख चश्मा, यहां जंगली मुनहौस गंधमंडक एक बीटल कहकर नीचे झुका हुआ एक एंजल था। यहां गोल्डन कोन एक आंख चश्मा, यहां जंगली मुनहौस गंधमंडक एक बीटल कहकर नीचे झुका हुआ एक एंजल था। यहां गोल्डन कोन एक आंख चश्मा,
यहाँ जंगली मुनहाउस गंधमंडक एक बीटल कहकर नीचे झुका हुआ एक एंजल था। यहाँ गोल्डन कोन एक आंख चश्मा। यहाँ जंगली मुनहाउस गंधमंडक एक बीटल कहकर नीचे झुका हुआ एक एंजल था। यहाँ गोल्डन कोन एक आंख चश्मा। यहाँ जंगली मुनहाउस गंधमंडक एक बीटल कहकर नीचे झुका हुआ एक एंजल था। यहाँ गोल्डन कोन एक आंख चश्मा। यहाँ जंगली मुनहाउस गंधमंडक एक बीटल कहकर नीचे झुका हुआ एक एंजल था। यहाँ गोल्डन कोन एक आंख चश्मा। यहाँ जंगली मुनहाउस गंधमंडक एक बीटल कहकर नीचे झुका हुआ एक एंजल था। यहाँ गोल्डन कोन एक आंख चश्मा। यहाँ जंगली मुनहाउस गंधमंडक एक बीटल कहकर नीचे झुका हुआ एक एंजल था। यहाँ गोल्डन कोन एक आंख चश्मा। यहाँ जंगली मुनहाउस गंधमंडक एक बीटल कहकर नीचे झुका हुआ एक एंजल था। यहाँ गोल्डन कोन एक आंख चश्मा। यहाँ जंगली मुनहाउस गंधमंडक एक बीटल कहकर नीचे झुका हुआ एक एंजल था। यहाँ गोल्डन कोन एक आंख चश्मा। यहाँ जंगली मुनहाउस गंधमंडक एक बीटल कहकर नीचे झुका हुआ एक एंजल था। यहाँ गोल्डन कोन एक आंख चश्मा। यहाँ जंगली मुनहाउस गंधमंडक एक बीटल कहकर नीचे झुका हुआ एक एंजल था। यहाँ चैप्टर गोल्डन 1183 क्लाइन का फायदा। एक बार फिर क्लाइन समझ गया कि अमोन गॉड ऑफ मिसचीफ क्यों है। इस वक्त उसमें मजाक उड़ाने की भी इच्छा नहीं थी, बस यही चाहता था कि तुरंत अपना हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन खत्म करे और सामने वाले अमोन नहीं अमोन्स से भागे। जो झुलसे हुए लाश पैरासिटाइज्ड थी, उसने अपने चेहरे से साउटा साफ किया। क्लाइन के गायब होने से पहले उसने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी मत करो, तुम तो बस हिस्टोरिकल वॉइड से एक प्रोजेक्शन हो। मैं तुम्हें असली में पैरासिटाइज नहीं कर सकता, और तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूं। तुम्हारे लिए इफेक्टिव काउंटर अटैक करना मुश्किल है। हाथ में एक सिंपल लैंटर्न लिए क्लाइन ने चुपचाप सोचा। उसने अंदर से लाल काले स्कल्पचर के टुकड़े को उठाया और होशियारी से पूछा, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? इस वक्त अमोन वापस उसकी असली शक्ल में आ चुका था। सिर्फ एक मसला था, उसका स्किन अभी भी काला था। उसने अपना क्रिस्टल मोनोकल एडजस्ट किया और खटखटाया। तुम जानते हो कि मुझे पता है कि तुम वो डार्क डिमोनिक वुल्फ ढूंढ रहे हो, उससे मिरेकल इन्वोकर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक हासिल करने के लिए। मुझे भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी है। क्यों ना हम एक और गेम खेलें और देखें कि पहले कौन उस तक पहुंचता है। इसका क्या मतलब? ये नहीं कि मैं इस गेम के बिना उसकी तलाश नहीं करूंगा या उसे छीनने की सोचूंगा। 2 सेकंड के साइलेंस के बाद उसने सर हिला दिया। मैं इनकार करता हूं। उसका कोई इरादा नहीं था कि अमोन क्या कंडीशंस देगा। एक टॉप चीट से ज्यादा सुनोगे उतना भुगतोगे। अमोन ने बिना कोई गुस्से के अपना सर हिला दिया। तुम्हें पछतावा होगा। मैं असल में सोच रहा था कि एक मिरेकल इन्वोकर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के बदले तुमसे सेफिरा कैसल ले लूं और तुम्हें थोड़ा टाइम दूं कि तुम अपना ऑर्गेनाइज किया हुआ सीक्रेट गैदरिंग ट्रांसफर कर लो। और अब मुझे बस तुम्हारी फेट डायरेक्टली छीनने का सोचना पड़ेगा। मैं सोर्स की करोजन का बोझ उठा लूंगा। हाँ, ये खतरनाक है पर काफी थ्रिलिंग भी है। मैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं और देखता हूं आखिर कौन फ्लो कंट्रोल करता है। मेरे फादर के एक्सपीरियंस के साथ मुझे यकीन है कि मैं बहुत बुरा परफॉर्मेंस नहीं करूंगा। क्या? सोर्स की करोजन? एंशिएंट सन गॉड का एक्सपीरियंस? क्लाइन असल में मिरेकल इन्वोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक और सेफिरा कैसल के मुद्दे पर बात जारी रखना नहीं चाहता था, पर जब उसने ये सुना तो उसका दिल धड़का। उसने अमोन के डिस्क्रिप्शन को याद किया और पूछे बिना ना रह सका। सोर्स का मतलब ओल्डेस्ट वन है, पहला क्रिएटर? उसे जानने की बड़ी इच्छा थी कि सेफिरा कैसल उसके लिए किस किस्म की अनबियरेबल फेट लेकर आएगा। अमोन ने अपने क्रिस्टल मोनोकल के किनारे को पकड़ा और उसे कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर अचानक मुस्कुरा दिया। इस सवाल का सीधा जवाब ना देना बेहतर है, क्योंकि तुम मेरा हर शब्द नहीं मानोगे। बताओ, मैं उसकी ऑथेंटिसिटी डिसाइड कर लूंगा। क्लाइन ने चिल्लाने की इच्छा को दबा दिया और शांत जवाब दिया, शायद इसलिए कि अभी तक तुमने कोई वजह नहीं गढ़ी। अमोन ने इस पर बिल्कुल नहीं किया। मुस्कुराते हुए बोला, तुम ऐसा भी सोच सकते हो। कभी कभी जो सच तुम खुद ढूंढते हो वो दूसरों के बताए हुए से ज्यादा अग्रीएबल होता है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में घूम सकते हो। इससे तुम्हें ज्यादा क्लूज मिलेंगे। हाँ, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है चेर्नोबिल में जाने की तो तुम और ज्यादा जानोगे। तो मैंने इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया। फीकी पीली रोशनी से नहाए हुए टूटे हुए कैथीड्रल को घूरते हुए उसने कैजुअली कहा, क्या डार्क डेमोनिक वुल्फ जल्दी में इसलिए माइग्रेट हो गया क्योंकि आपकी मौजूदगी का पता चल गया? अमोन ने थोड़ा सा सर हिलाया और बोला, सिर्फ मेरा नहीं, उसने द हैंग्ड मैन की नज़र भी महसूस की। वो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में हजारों साल से छुपा हुआ है। उसके लिए ऐसी चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं।
एक सीक्वेंस 2 एंजल शायद सीक्वेंस 1 भी, जो सिर्फ फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में छुपन छुपाई खेल सकता है और ऐसी जलील जिंदगी जीता है। क्या यहाँ का माहौल थोड़ा ज्यादा हार्श नहीं है? क्लाइन ने अंदर ही अंदर आह भरी और बोला, तुमने सिटी ऑफ सिल्वर में एक से ज्यादा अवतार जरूर छोड़े होंगे। तुमने मुझे वहां रिवाइव करने से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने ज्यादा ताकतवर अवतार क्यों नहीं भेजे? अमोन ने अपने राइट इंडेक्स फिंगर से मोनोकल के नीचे हाथ लगाया और हंसा। अगर ऐसा होता तो तुम बाहर की दुनिया में रिवाइव करने का चुनाव करोगे। इससे मेरे फॉलोअप ट्रैकिंग में काफी तकलीफ होगी। और अगर हम थोड़ा ढीला छोड़ दें तो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में मिरेकल इन्वोकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक की मौजूदगी में तुम यहीं रिवाइव होगे। आने वाली गेम में हमें सिर्फ द हैंग्ड मैन और ओरोबोलस का ख्याल रखना है। जैसा मैंने सोचा था, क्लाइन ने सोचने के बाद कहा, एक ही रीजन में भी अगर एक खास डिस्टेंस से ज्यादा दूर हो जाएं तो आपका असली जिस्म और अवतार्स इंस्टेंटली मर्ज या स्विच नहीं कर सकते। जब आप पहली बार फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आए थे तो आप वापस अपनी असली शक्ल में आ गए थे, क्योंकि सेफिरा कैसल के अनॉमलीज ने यहाँ के इलाके को भी इंटरफियर किया था, जिससे आपके असली जिस्म को कुछ महसूस हुआ। आपने पहले से एंट्रेंस पर इंतजार किया? उसके मुस्कुराते हुए कहे हुए बातों को सुनकर अमोन ने जवाब दिए बिना पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यों न तुम अंदाजा लगाओ कि मैं वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया हूं या नहीं? क्लाइन ने अपना राइट फिस्ट उठाकर मुंह पर रख लिया और कुछ सेकंड सोचने के बाद एक मुस्कुराहट दिखाई। मेरा अंदाजा है कि आपके दूसरे अवतार्स एक कोरेस्पॉन्डिंग रिचुअल सेट कर रहे हैं ताकि आपका असली जिस्म डायरेक्टली डिसेंड कर सके। जब तक वो अपनी बात खत्म कर पाता, उसका चेहरा तेजी से इनकॉर्पोरियल होकर गायब हो गया। हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन खत्म हुआ। नॉइस पुराने शहर के बाहर विल्डरनेस में छुपे हुए क्लाइन के बिर्द हवा अचानक हिली। मिड एयर में एक सिलसिले में मिथ्या मोनोकल्स नजर आए। उन्होंने क्लाइन की फिगर को घूरा, जैसे कह रहे हों कि आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। पर क्लाइन की फिगर तेजी से धुंधली पड़ने लगी जब अमोन ने मोनोकल को उसकी राइट आंख पर शिफ्ट किया था। तभी क्लाइन पुराने हिस्ट्री से रियल वर्ल्ड में वापस आ चुका था। पेपर एंजल की मदद से उसने फ्लेमिंग जंप और दूसरी बियॉन्डर पावर्स इस्तेमाल करके तेजी से निकल लिया। इसकी वजह यह थी कि उसका हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन अमोन से नॉर्मल बात कर पा रहा था, क्योंकि वो असल में एक मनियटेट था। वो कोनस किलगोर था जो गमन स्पैरो की शक्ल में था। उसके अंदर हिस्टोरिकल वॉइड से आया हुआ वर्म ऑफ स्पिरिट था और उसे शहर के बाहर बैठा क्लाइन का प्रोजेक्शन कंट्रोल कर रहा था। और दूर तक भागते हुए क्लाइन बार बार हिस्टोरिकल वॉइड में जाता रहा, जिससे शहर के बाहर बैठा प्रोजेक्शन बार बार कॉन्शियसनेस हासिल करता और अपने मनियटेट को कंट्रोल में रखता। इस वजह से जो शख्स अमोन से बात कर रहा था वो बार बार गहरी सोच में डूब जाता, या तो कुछ सेकंड्स तक फोकस से घूरता, या लगता कि उसे अमोन की कही हुई बातें याद करने के लिए टाइम चाहिए। गॉड ऑफ डिसीट के खिलाफ क्लाइन होशियारी नहीं बरतना चाहता था। नॉइस सिटी से निकलने के बाद उसने 2 और चक्कर लगाए और अपनी ट्रू विजन से ग्रे फॉग के ऊपर अपने आसपास की हालात चेक की। तब जाकर उसने स्पीड कम की। सोर्स से आने वाली करोजन, पता नहीं अमोन मुझे डरा तो नहीं रहा। सच है, मुझे एक दिन चेर्नोबिल जाना ही होगा देखने, पर मुझे पहले मिरेकल इन्वोकर बनना होगा ताकि किसी हद तक सेल्फ प्रिजर्वेशन की ताकत हो, वरना मैं सीधे मौत को दस्तक दे रहा हूं। डैनिट्स के बलिदान किए हुए लैंटर्न को हाथ में लिए क्लाइन घास फूस से भरे अंधेरे माहौल में कैजुअली चलने लगा। इस अनुभव की मदद से उसे आखिरकार फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स के खतरे की गहरी समझ आई। बड़ी हार्श और वॉर्प्ड एनवायरनमेंट, पागल कल्टिस्ट्स, फॉलन एंजल, इधर उधर घूमते अमोन्स और डार्कनेस में छुपे मिथिकल क्रीचर्स। कहीं यहीं इविल गॉड्स सब कुछ देख रहे हैं। मैं दूसरों के रिमेन डिवाइन पावर्स हिला सकता हूं। बेशक फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स, खतरा मेरे इमेजिनेशन से काफी ऊपर है। आह भरीते हुए उसने अपना ध्यान वापस डार्क डिमोनिक वुल्फ की तरफ दिया। सच कहूं तो उसे नहीं लगता कि इस मिथिकल क्रीचर का पीछा करने में उसका कोई फायदा है, चाहे फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स की उसकी समझ हो या टारगेट की हालत पर उसका भरोसा। वो अमोन से काफी पीछे है, जो हजारों साल से यहां एक्सप्लोर कर रहा है, और ट्रू क्रिएटर के ब्लेसेड से, जो यहां के होम ग्राउंड का फायदा उठा रहे हैं। मेरा एक ही फायदा है कि मैं डार्क डेमोनिक वुल्फ की तरह ही सीयर पाथवे पर हूं, और मेरे पास सेफिरा कैसल है। बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस की स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन है। इसका फेट और जजमेंट पर कुछ असर होगा, पर अमोन एक नेबरिंग पाथवे का किंग ऑफ एंजल है। उसके और डार्क डेमोनिक वुल्फ के बीच भी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस का लॉ है। असर मेरे से कम नहीं होंगे। क्लाइन ने ध्यान से सोचा। जब अचानक उसे एक आइडिया आया, उसने अपना बेस्ट फायदा ढूंढ लिया। वो फायदा था कि वो बहुत कमजोर था। अमोन ट्रू क्रिएटर के अटेंडेंट और डार्क डेमोनिक वुल्फ के मुकाबले वो बहुत कमजोर था। नॉर्मल हालात में ये एक नुकसान था, पर कभी कभी ये उसके लिए वो चीज ला सकता है जो वो चाहता है। मेरी लेवल कम है और मैं कमजोर हूं, मतलब मैं डार्क डेमोनिक वुल्फ का हंटिंग टारगेट बन सकता हूं।
मुझे उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना मैं उसे खुद मेरे पास आने दूं। एक स्कॉलर ऑफ योर में डार्क डेमोनिक वुल्फ की दिलचस्पी ना हो, पर अगर ये स्कॉलर ऑफ योर सेफिरा कैसल भी ट्रिगर कर सके तो बात अलग है। मैं बार बार सेफिरा कैसल को हिला सकता हूं, ग्रे फॉग के ऑरा के निशान छोड़कर डार्क डेमोनिक वुल्फ के लिए बेट के तौर पर। जितना वो ज्यादा सोचता उतना ही उसे लगा कि ये पॉसिबल है। हाँ, ये बिल्कुल खतरनाक था। थोड़ी सी गलती से वो अमॉन या ट्रू क्रिएटर को बेट कर सकता है, और डार्क डेमोनिक वुल्फ शायद पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर अचानक हमला करेगा और उसे तैयारी का मौका ना देगा। इस तरीके को अपनाने से पहले मुझे काफी प्रिपरेशंस करने होंगे। जल्दी नहीं है। गहरी सांस लेते हुए क्लाइन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अंदर से लाल काले डेमोनिक वुल्फ स्कल्पचर का टुकड़ा निकाल लिया। अमॉन की रोक टोक की वजह से वो ये चीज हासिल नहीं कर पाया, पर इससे उसे हिस्टोरिकल वॉइड से निकालने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उसने उसे देखा था और छुआ था, और आइटम खुद भी हाई लेवल नहीं था। इस वक्त वो इस टुकड़े को इस्तेमाल करके डार्क डेमोनिक वुल्फ की छुपने की जगह ढूंढना चाहता था, इसका एनालिसिस उल्टा करके और उसका मोडस ऑपरेंडी समझना। अंधेरे के राज वाले विल्डरनेस में क्लाइन ने फीकी पीली रोशनी फेंकते हुए लैंटर्न को उठाया। उसने डायरेक्शन पकड़ी और दिशा बदली, फिर आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। बैकलैंड हिलस्टोन बरो में एक बार ट्रैवलिंग करके आई हुई फोर्स को आखिरकार अपनी टीचर डोरियन ग्रे अब्राहम का जवाब मिला। चैप्टर 1188 रिकॉर्ड फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में उसने अपना डायरेक्शन पकड़ा और दिशा बदली, फिर आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। बैकलैंड हिल्स्टन बरो फोर्स ने आखिरकार अपने टीचर डोरियन ग्रे अब्राहम का जवाब पढ़ लिया। फिलहाल कोई वर्म्स ऑफ स्टार नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं उस शख्स की ज़रूरतों का भी ख्याल रखूं जो वर्म ऑफ स्टार खरीदना चाहता है। फोर्स ने अपने टीचर का खत पढ़ा और चुपचाप आह भरी, पर जब उसने सोचा कि अभी उसे सेंट ऑफ सीक्रेट्स का शिकार शुरू करना है तो उसे घबराहट सी होने लगी। आखिर वो एक डेमीगॉड था, एक सेंट जो 1-2 साल पहले ही सीक्वेंस 4 तक पहुंचा था। पता नहीं अब तक सीक्वेंस 3 हो गया है या नहीं। भले ही इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड मैम हर्मिट हो, पर बेट होने के नाते मुझे अपनी सेफ्टी की फिक्र तो करनी पड़ेगी। और ऑरोरा ऑर्डर के पास रोज रिडेम्पशन का सपोर्ट है, साथ ही एंजल्स और एक किंग ऑफ एंजल्स भी। फोर्स को गर्मन स्पैरो का रिक्वेस्ट मानने का पछतावा नहीं था। ये वो काम था जो वो करना चाहती थी, पर इसमें ज्यादा खतरा था, इसलिए घबराहट होना स्वाभाविक था। इससे उसे एक और पॉसिबिलिटी सूझी। अगर मिस्टर वर्ल्ड इस ऑपरेशन में हिस्सा ले सके और इसकी आगेवानी कर सके तो मैं बिल्कुल कम नर्वस और चिंतित महसूस करूंगी। ये नहीं कि फोर्स मैम हर्मिट की ताकत और एक्सपीरियंस पर भरोसा नहीं करती, बल्कि द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो के रिजल्ट्स सबके सामने थे। उनके शिकारों में 1-2 डेमीगॉड्स नहीं थे, इसलिए उन्हें ऑपरेशन चलाने से आदमी आसान महसूस करता। फायरप्लेस के पास बैठी शियो ने अपनी फ्रेंड को देखा और पूछा, क्या शिकार जल्द ही शुरू हो रहा है? हाँ, फोर्स ने गंभीर चेहरे से सर हिलाया और कहा, जल्दी नहीं होगा, सबको तैयारी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। एक डेमीगॉड का शिकार ऑटम में सबर्ब्स में फॉक्स हंटिंग की तरह नहीं होता। ऐसे चले जाना इतना आसान नहीं है कि इक्विपमेंट ले लिए और दोस्तों को बुला लिया। इसके लिए एक प्रिसाइज और मेटिकुलस प्लान की जरूरत है। फोर्स को यकीन था कि मैम हर्मिट को बैकलैंड खुद आना होगा या किसी और किल बॉक्स में कुछ टाइम के लिए रहना होगा। जब तक वो एग्जैक्ट हालात न जाने वो इफेक्टिव प्लान नहीं बना सकती। और मिस जस्टिस अभी भी अपनी ड्रीम वॉकर पोशन की डाइजेशन को तेज कर रही थी। इसमें 1-2 महीने या और ज्यादा टाइम लग सकता है। फोर्स के लिए वो इंतजार कर सकती थी। वो भी चाहती थी कि असल ऑपरेशन शुरू होने से पहले वो अपनी स्क्राइब पोशन हजम कर ले, रिचुअल सेट करे और ट्रैवलर बन जाए। एक चीज के बारे में उसे यकीन नहीं था कि क्या द वर्ल्ड उन्हें जल्दी दबाएगा। मैं उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करूंगी, नहीं, मिस जस्टिस से समझाऊंगी। वही एक स्पेक्टेटर की खासियत है। जैसे ही फोर्स ने बुदबुदाया, उसने देखा कि शियो ने घूमकर हिचकिचाते हुए कहा, MI9 की लिएजॉन ऑफिसर ने मुझे आज ऑफिशियली उनमें शामिल होने का सजेस्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि नए बादशाह के आने से काफ़ी पुराने मामले हैं जिनमें मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। हम जैसे लोगों को दोबारा इंपॉर्टेंस मिलने का मौका है। फोर्स ने ध्यान से सुना और सोचने के बाद कहा, क्या ये हम पर टारगेट की हुई कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं? इससे उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पीछे कोई फैक्शन है। शियो ने सर हिलाया और बोला, उन्हें लगता है कि उस इंसिडेंट के बाद मुझे छोड़ दिया गया है, और उन्हें शक है कि वो फैक्शन किसी चर्च ऑफ एवरनाइट से है। शियो एवरनाइट गॉडेस पर ईमान रखती थी, इसलिए चर्च का जिक्र करते वक्त उसका मतलब चर्च ऑफ एवरनाइट से ही था। पर यह सोचकर कि उसकी दोस्त गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी की मानने वाली है, उसने इस बात पर जोर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, वही तो मिस्टर वर्ल्ड ने हमें डिस्गाइज करने को कहा था। फोर्स ने अपने बाल सुधारते हुए रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुराकर कहा,
फिर उसने अपने आप को सीरियस और मैच्योर दिखाने की कोशिश की। शियो, ये तुम्हारे लिए एक मौका है। जज का एक्टिंग जाहिर है ऑफिशियल्स के सपोर्ट की मांग करता है। तुम्हारी अभी की ताकत और लेवल बैकलैंड की अंडरग्राउंड दुनिया में एक जज होने के लिए काफी नहीं है। तुम्हारे पास काफी सपोर्ट भी नहीं है। अगर तुम सच में किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकती हो, अलग अलग कोर्ट्स में रोटेट कर सकती हो और क्रिमिनल कोर्ट में कुछ महीने काम कर सकती हो, तो तुम्हारी पोशन पूरी तरह से हजम हो जाएगी। ओह हाँ, मैंने सुना है कि MI9 के अंदर एक पैरानॉर्मल कोर्ट है जो खास तौर पर बियॉन्डर केसेस हैंडल करती है। अगर तुम वहां जज बन जाती हो तो तुम अगले साल फरवरी या मार्च तक डिसिप्लिनरी पैलेडिन बनने की कोशिश कर सकती हो। शियो को अपनी बातों से क्लियरली प्रभावित देखकर फॉर्स ने जल्दी से जोड़ा, जब तुम काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर लोगी तो शायद तुम अपने फादर की रेपुटेशन कुछ हद तक वापस ला सकती हो। वैसे भी जॉर्ज III तो मर चुका है। जब तक उसका नाम दागदार नहीं होता, जेविंगटन II शायद इसे रोकेगा नहीं। जेविंगटन जॉर्ज III का सबसे बड़ा बेटा था। उसने बालम के एम्परर के तौर पर ताज पहना और अब लुएन का नया बादशाह है। शियो कुछ देर चुप रही, फिर आहिस्ते से सर हिलाया। मैं ट्राई करूंगी। हाँ, जब चीजें सेटल हो जाएंगी तो तुम अपनी माँ और भाई को बैकलैंड ले आ सकती हो। भले ही अब हालात टेंस हैं और खाने की कीमत तेजी से बढ़ रही है, पर तुम्हें MI9 से फूड रैशंस मिलेंगे ही। तुम उन्हें संभाल सकती हो। फॉर्स जितनी ज्यादा बोलती उतना ही उसे लगता कि MI9 में शामिल होना एक अच्छी बात है। शियो को समझाने के बाद फॉर्स अपने बेडरूम में गई और मिस्टर फूल से प्रार्थना की, हिम से गुजारिश की कि वो उसका संदेश मिस्टर वर्ल्ड तक पहुंचा दे। तुरंत बाद फॉर्स ने अपने टीचर के जवाब के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले और अपने ख्याल बयान किए, उम्मीद करते हुए कि गर्मन स्पैरो थोड़ा ज्यादा सहनशीलता दिखा सके। जब उसने अपनी प्रार्थना खत्म की और रूम से निकलने ही वाली थी तो उसकी नजर अचानक धुंधली हो गई। उसने देखा कि वॉइड से एक क्रिम्सन लहर उठी और उसे पल भर में डुबो दिया। फॉर्स ने तुरंत देखा कि वो वापस उसी पुराने पैलेस में पहुंच गई है और अपनी यूजुअल हाई बैक चेयर पर बैठी है, पर लंबी ब्रॉन्ज टेबल के सीट ऑफ ऑनर पर कोई भी टावरिंग फिगर नहीं था जो धुंधले धुएं से घिरा हुआ था। इस वक्त लंबी मॉटल टेबल के आसपास सिर्फ वो और द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो थे। मिस्टर वर्ल्ड, मेरा मतलब था अभी कि आप थोड़ा सब्र रखें तो बेहतर होगा। इससे चीजें सिंपल हो जाएंगी। असल में अगर नहीं करेंगे तो भी ठीक है, हम जल्द से जल्द शिकार शुरू कर देंगे। क्लेन ने हल्के से खटखटाया। फिक्र मत करो, मुझे जल्दी नहीं है। जब उसका अल्टीमेट गोल एंजल लेवल पोशन फॉर्मूला और ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स बन गया था तो इस मामले में उसके पास काफी सब्र था। फ्यू, फॉर्स ने चुपचाप आह भरी और क्यूरियस होकर पूछा, फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? क्लेन ने शांत चेहरे से जवाब दिया, क्या तुम स्क्राइब पोशन जल्दी से जल्दी हजम नहीं करना चाहती थी? अलग अलग जगहों के कस्टम्स के अलावा मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी हर किस्म की बियॉन्डर पावर्स को रिकॉर्ड करना होगा। जो ज्यादा हाई लेवल हो, डाइजेशन का असर उतना ही बेहतर होगा। फॉर्स की आंखें चमक उठी जब उसने ये सुना। हाँ। ब्लड करने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसका एटीट्यूड क्वेश्चनेबल है। उसने जल्दी से और डरे हुए जोड़ा, क्या ये वही एडवांस पेमेंट है जो आपने पहले कही थी? क्लेन ने थोड़ा सा सर हिलाया और कहा, चलो शुरू करते हैं, तैयार हो जाओ। मैंने मिस्टर फूल से एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट उधार ली है। ये सेंट के लेवल से मिलता है। एक सीक्वेंस 6 स्क्राइब के लिए एंजल लेवल बियॉन्डर पावर को सक्सेसफुली रिकॉर्ड करने की संभावना बहुत कम थी, लगभग नामुमकिन। इसलिए क्लेन ने हिस्टोरिकल वॉइड से मिस मैसेंजर और मिस्टर अजिक को समन करके उनकी स्किल्स दिखाने की कोशिश नहीं की। फॉर सीधी खड़ी हुई और भारी सर हिलाया। हाँ, अगले ही सेकंड उसने देखा कि द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो ने सफेद हड्डियों का सेप्टर उठाया जिसमें नीले जेम्स जड़े हुए थे। चमकती हुई रोशनी के बीच वॉइड से बिजलियां कूद कर आईं और आपस में उलझकर एक जंगल बन गईं जो डिस्ट्रक्शन की बू फेंक रही थी। फॉर्स की आंखें चांदी सी सफेद हो गईं, उसका जिस्म और दिमाग औ में डूब गया। लाइटनिंग स्टॉर्म के शांत होने के बाद वो 2 सेकंड तक स्टन रही, फिर शर्माते हुए बोली, फेल हो गया। फिर से, क्लेन ने शांत चेहरे से कहा। लाइटनिंग स्टॉर्म धुंधले धुएं के ऊपर वाले पुराने पैलेस में बार बार उतरा। कैसे पता कितने टाइम के बाद फॉर्स ने सांस छोड़ी और अपनी चेयर की पीठ के सहारे बैठ गई। वो अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। वो आखिरकार एक बार लाइटनिंग स्टॉर्म रिकॉर्ड कर पाई थी। आखिर खत्म हुआ। फॉर्स तुरंत रिलैक्स हो गई। फिर उसने द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो को बिना किसी इमोशन के कहा, ठीक है, अगली बियॉन्डर पावर। अगली? फॉर्स ने लंबे मॉटल टेबल के नीचे बैठा वो पागल एडवेंचरर अपना राइट हैंड आगे बढ़ाते हुए देखा जिसने धुंधले धुएं से पकड़कर एक लंबा कांटेदार क्रॉस निकाल लिया जो ब्रॉन्ज से ढका हुआ था। इस क्रॉस की एबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। फॉर्स ने अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। जब उसने स्क्राइब पोशन कुछ हद तक हजम कर ली थी तो गॉडहुड पावर्स जो वो रिकॉर्ड कर सकती थी 1 से बढ़कर 2 हो गई थी। नहीं, क्लेन ने मिस मैजिशियन की तरफ देखा और बोला, मेरे अनशैडोड क्रूसिफिक्स को समन करना रिकॉर्ड करो। फेल हो गया।
फॉर्स ने हल्के से कहा। इस बार फेल होने की वजह यह थी कि उसके पास इसे रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं था। अनशैडोड क्रूसिफिक्स को मेंटेन करना बंद करते हुए क्लेन ने फिर से हिस्ट्री के धुन से हाथ डाला और एक आयरन ब्लैक रिवॉल्वर निकाल लिया। कामयाब नहीं हुआ। फॉर्स ने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया। अब वो बस रियल वर्ल्ड वापस जाना चाहती थी और जो उसने हासिल किया है उसे हजम करना, पर क्लास खत्म होने की घंटी नहीं बज रही थी। लगभग 30 बार के बाद जब फॉर्स के सर में दर्द होने लगा और उसकी मेंटल स्ट्रेंथ खत्म होने लगी, तब वो आखिरकार एक बार हिस्टोरिकल वॉइड समनिंग रिकॉर्ड कर पाई थी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू आए, पर उसने थकावट को दबाया और एक अच्छे स्टूडेंट का एटीट्यूड दिखाने की पूरी कोशिश की। ये हिस्टोरिकल वॉइड से उन लोगों ना चीज़ों को समन कर सकता है जिनका आपसे रिश्ता हो। जब वक्त आएगा तो मैं किसे समन करूं या क्या चीज़ समन करूं? क्लेन ने मिस मजिशियन की तरफ देखा और शांत चेहरे से कहा, मुझे। किस दौर से? आखिरी बार जब हम मिले थे। वो वही था जिसने मिस मजिशियन को आइस एंड स्नो की दुनिया से जानबूझकर बैकलैंड भेजा था, जॉर्ज III के रिचुअल को तबाह करने से पहले। उस वक्त तक वो स्कॉलर ऑफ योर बन चुका था। फॉर्स ने गंभीर चेहरे से सर हिलाया और सबकॉन्शियसली पूछा, अगर मैं फेल हो गई? मेरे लेवल से ऊपर के किसी को समन करने की संभावना मुझ जैसे के लिए बहुत कम होनी चाहिए। कल फिर आकर इस एबिलिटी को रिकॉर्ड करना, लेमनोज ट्रैवल्स यूज करना। क्या 2 बार से कामयाबी हो जाएगी? फॉर्स के दिमाग में इंस्टिंक्टिवली आया सवाल, पर जब उसने देखा कि द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो कितने यकीन के साथ है तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, तो क्या मैं अब वापस जा सकती हूं? एक टर्स आंसर के साथ उसने मिस मजिशियन को खुशी से भरे एक्सप्रेशन के साथ सेफिरा कासल से जाने दिया। सोनिया आइलैंड के एक प्रिमिटिव जंगल में एल्गर विल्सन अपने सबॉर्डिनेट्स को लेकर एक एल्वन रूइन में दाखिल हुआ। चैप्टर 1185 फिर से नजर आना। मुरझाई हुई बेलें लटक रही थी, गले सड़े लकड़ी के स्ट्रक्चर को ढक रही थी। पूरा खंडहर एक सुनसान माहौल में जमा हुआ था, जहां कई अरसे से किसी ने कदम नहीं रखे थे। एल्जर और कुछ सेलर्स ने विदरिंग विंटर के माहौल में इस खंडहर का चक्कर लगाया, पर वो अभी भी कोई कीमती चीज ढूंढ नहीं पाए। कैप्टन, इस जगह पे पहले ही बैचेज में एडवेंचरर्स आ चुके हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ दिया होगा? आखिरकार 30 साल के एक सेलर ने बेसब्री से साइलेंस को तोड़ा। इस बात पर उसके दूसरे कंपेनियंस ने भी सर हिलाया। वो जगह जिसका पता हमें जल्दी ही चल गया, दूसरों को भी आसान से मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं और फेसेकियंस की एफ करवाते हैं। कैप्टन, क्या आप इस जगह को स्ट्रांग होल्ड बनाना चाहते हैं? एल्जर ने आहिस्ता से इलाके को देखा, अपनी नज़रों के नीचे सेलर्स की शिकायत बंद करवाई और उन्हें आज्ञा का पालन करने पर मजबूर किया। कुछ सेकंड के साइलेंस के बाद उसने कहा, मैं इस जगह का इस्तेमाल फेसेकियंस पर एम्बुश लगाने के लिए करना चाहता हूं। चलो यहाँ की टोपोग्राफी देखते हैं क्या ये उपयुक्त है। ऐसे बहाने से सेलर्स थोड़ा उत्तेजित हुए और ग्रुप जल्दी ही एल्वन रूइंस की गहराई में दाखिल हो गया। चलते वक्त एल्जर की स्पिरिचुअल परसेप्शन जाग उठी। उसने सबकॉन्शियसली एक बड़े दरख्त के पीछे देखा। वहां मिट्टी में कुछ उलझने के निशान थे और वो 1 साल से ज्यादा पुराने नहीं थे। एल्जर ने नज़र हटाई और ऐसा नाटक किया कि उसे कोई खास बात नजर नहीं आई। उसने नेचुरली दूसरी तरफ देखा। एल्वन रूइंस एक्सप्लोर करने के बाद वो अपने नए कैंप वापस आए। इस वक्त शाम होने को थी और जंगल ठंडा पड़ रहा था। एल्जर ने सेलर्स के साथ रात का खाना खाया। 2 पेट्रोल गार्ड्स छोड़कर फिर सब अपने अपने टेंट्स में चले गए। ठंडी हवा दरख्तों से गुजरी, बॉन फायर को हिलाने लगी। एल्जर, जो रात के अंधेरे में कैंपसाइट से निकलना चाहता था, उसने अचानक दूर से हौली आवाज में गाना सुना। आवाज हवाई सी थी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे गुनगुना रही हो, अपने अंदर के ख्याल बयान कर रही हो। इससे एल्जर को बेइख्तियार अपना पास्ट याद आया। उसे अपनी माँ याद आई जो बहुत पहले गुजर चुकी थी, और वो दिन जब वो एक बुलीड बच्चा था। अनकही उदासी उसके दिल की गहराई से उठी, उसे तुरंत जगाने नहीं दी। उसने कुछ सेकंड इंतजार किया, फिर अचानक बैठ गया, भौचक्के हुए सुनने लगा। इस बार उसने कुछ नहीं सुना, वो सुरीली आवाज जैसे कभी हुई ही ना हो। एल्जर ने आंखें सांकरी, अपनी मोटी जैकेट पकड़ी और पहन ली। वो टेंट से बाहर निकलकर बॉन फायर के पास आया। 2 सेलर्स जो रात की ड्यूटी पर थे, अभी अपना पेट्रोल खत्म करके उससे गर्मी ले रहे थे। कुछ अजीब महसूस हुआ? एल्जर ने गहरी आवाज में पूछा। 2 ताकतवर जोशीले सेलर्स ने सर हिलाया। नहीं। एल्जर के भौंके थोड़े से ढीले हुए। वो वापस मुड़ना चाहता था, अपना राउंड लगाने। इस वक्त उसने आंख के कोने से कुछ देखा। 2 सेलर्स एक दूसरे से बहुत पास थे। अगर कोई आम पायरेट होता तो ये कोई मसला नहीं था, पर एल्जर के सबॉर्डिनेट्स ने चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स से फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी। उन्हें पक्का पता था कि ऐसे माहौल में पेट्रोल टीम को एक दूसरे से खास डिस्टेंस बनाए रखना होता है, न ज़्यादा दूर न ज़्यादा पास। वो अपने साथी को देख सकें और एक ही हमले में दोनों साथ साथ न उठाए जाएं। एल्जर ने पलक झपके बिना 2 स्टेप्स लिए। वो वापस मुड़कर कैजुअली पूछा, कुछ नॉर्मल महसूस हुआ?
उसने सवाल बदल दिया था और उसे बहुत अजीब बना दिया था। दो ताकतवर सेलर्स ने बिना एक्सप्रेशन बदले सर हिलाया और जवाब दिया, नहीं नहीं। एल्जर ने धीरे से सर हिलाया और रिलैक्स्ड एक्सप्रेशन दिखाया, बहुत अच्छे। फिर उसने मुड़कर आहिस्ता अपने टेंट में चल दिया। जब सेलर्स की नज़र उस पर से कट गई तो एल्जर ने ब्लेड ऑफ पॉइजन और गार्गोइल ग्लासेस निकाल लिए। उसने मुंह खोला और गाना शुरू करने की तैयारी की। उसी वक्त पहले वाली हवाई आवाज़ फिर से आई। वो एल्जर के कानों में गूंजी और उसके दिमाग में घुस गई। ये एक बहुत ही पुराना फोक सॉन्ग था जो गाने के जरिए उदासी और गम का एहसास फैला रहा था। इससे एल्जर के स्पिरिट बॉडी ने फीके मीठे हाथ पैदा किए जो उसे लगातार चीर रहे थे। एल्जर का एक्सप्रेशन बल खा गया। उसकी स्किन से मछलियां से निकलने लगी। उसके डार्क ब्लू बाल एक एक करके खड़े हो गए, अब नॉर्मली मोटे हो गए। जो ख्याल पहले उसके दिमाग में थे वो गाने से उलझ गए और दर्द से काट दिए गए और आगे नहीं बढ़ पाए। एल्जर गिर पड़ा और जमीन पर लड़खड़ाने लगा। वो बल खाने लगा, कम से कम इंसान लगने लगा। कंट्रोल खोने की किनारे पर पहुंच गया। अचानक गाना रुक गया। एक थोड़ी सी इनडिफरेंट आवाज एल्जर के कानों में आई, कुछ एल्वन ब्लड। फिर बस इतना ही, सियातास की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक का अच्छे से इस्तेमाल करना। एल्जर की पेशानी पर ठंडे पसीने की बूंद थी। वो आहिस्ता उठा। उसे पता ही नहीं था कि कब एक फिगर टेंट में नजर आई। वो एक औरत थी जिसके काले बाल और खूबसूरत चेहरे के खदोखाल थे। उसके कानों के किनारे थोड़े से नुकीले थे, आंखें गहरी थी, चेहरा नर्म था। उसने एक कॉम्प्लिकेटेड और पुरानी लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। भले ही वो लंबाई में ज्यादा नहीं थी पर फिर भी एक सुपीरियॉरिटी का एहसास दे रही थी। क्या आप एल्फ क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहेनिम है? एल्जर के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने खुद से पूछा। औरत ने एक खूबसूरत से सजाए हुए गोल्डन कप को हाथ में लिया और शांत चेहरे से बोला, क्या तुम मेरी मुलाकात नहीं कर चुके? एल्जर को अचानक पासू आइलैंड पर सुना हुआ वैसा ही गाना याद आया। उसे याद आया जब वो अंडरवाटर कोरल पैलेस में गया था तो उसने एक हाई एल्फ देखी थी। कुछ सेकंड के साइलेंस के बाद एल्जर ने गहरी आवाज में कहा, आप असल में अभी भी जिंदा हैं। इसी वक्त उसने दिल ही दिल में मिस्टर फूल के हॉनरिफिक माम को दोहराया, पर उसे नहीं पता था कि बिना आवाज निकाले ये काम करेगा या नहीं। काले बालों वाली औरत का एक्सप्रेशन नहीं बदला। उसने जवाब दिया, एक एंजल का बिना दुश्मन के मरना बहुत मुश्किल है। फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को स्प्लिट क्यों किया और आपने अपने आप को अजीब हालात में क्यों डाला? इससे आपको मौके का इंतजार करना पड़ा ताकि दोबारा जिंदा हो सके। एल्जर को टैरो क्लब पर इस बारे में पता चल गया था और अब वो क्यूरियोसिटी से पूछ रहा था, कुछ हद तक टाइम खींचने के लिए। एल्फ लैली जो क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहेनिम होने का शक था, उसने ठिठकाया, क्योंकि स्टॉर्म के डिवाइन थ्रोन पर लियोडेरो कायद है और मेरे पास टायरेंट का मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं है और एल्फ्स की तादाद कम होती जा रही है। मेरे एंकर स्टेबल नहीं रहे। दूसरे लोग शायद नहीं जानते लियोडेरो कौन था, पर एल्जर को अच्छी तरह पता था। वो रियल वर्ल्ड में इस मुद्दे पर बात जारी नहीं रखना चाहता था। जब वो क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहेनिम से पूछने ही वाला था कि आने का मकसद क्या है, तो एल्फ क्वीन ने कहा, क्या तुम डेमीगॉड बनना चाहते हो? क्या वो मेरा जिस्म इस्तेमाल करके दोबारा जिंदा होना चाहती है? वो मेरी इच्छा का फायदा उठाकर सीक्वेंस 4 तक पहुंचने और गॉडहुड पाने की चाह को बेट की तरह इस्तेमाल करके मेरे जिस्म में घुसना चाहती है? एल्जर के दिल में लालच आया, पर सवाल भी उठे। ये सोचते हुए कि मिस्टर फूल हर किस्म के करप्शन को साफ कर सकते हैं, एल्जर ने तेजी से महसूस किया कि ये एक मौका है। इससे उसे एक टर्म याद आई जो एम्परर रॉजल ने एक बार जिक्र की थी, एक ट्रोजन हॉर्स। और अब उसके पास काफी संभावना थी कि वो अंदर ट्रोजन हॉर्स ले आए और इन्वेडर्स को बाहर फेंक दे। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? एल्जर ज्यादा एंग्शियस नहीं दिखा। उसने अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक सवाल उठाया। क्वीन ऑफ कैलामिटी ने उसे कुछ सेकंड तक देखा, फिर कहा, जब तुम्हारे पास बुक ऑफ कैलामिटी से कांटेक्ट करने का हक हो तो कोई चीज निकालना जो किसी की नजर ना आए और उसे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट ले जाना। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट? एल्फ्स की लेजेंडरी होमलैंड? एल्जर के भौंके थोड़े से टिक गए। उसने कहा, क्या वेस्टर्न कॉन्टिनेंट गायब नहीं हो गया? कोहिनिम के होंठ थोड़े से ऊपर उठे। जब गायब हो गया है तो फिर से नजर आएगा। जब अपोकलिप्स आएगा तब वो जरूर नजर आएगा। बिना एल्जर के आगे पूछे कोहिनिम ने कहा, तुम्हें वो चीज वेस्टर्न कॉन्टिनेंट तक खुद ले जाने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें उसे किसी ऐसे शख्स को देनी होगी जिस पर भरोसा हो। भले ही मैं कर्सेज में माहिर नहीं हूं, पर मैं तुम्हें हमारे अग्रीमेंट को तोड़ने पर दर्द से मरना सिखा सकती हूं। पर अगर वेस्टर्न कॉन्टिनेंट फिर से नजर नहीं आया या उसमें दाखिल नहीं हो जाया तो? एल्जर ने सीरियसली सोचा। कोहिनिम जो अपनी नर्म नजरों और चमकते हुए काले बालों के साथ थी, खूबसूरत यादों में खोई सी लगी। कुछ सेकंड के बाद उसने शांत चेहरे से कहा, अगर सच में नहीं आया तो अग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा। शायद वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में जाने के लिए कोई इनकेंटेशन या कमांड की जरूरत है, पर मुझे नहीं पता। हाँ, तुम एक खास एग्जिस्टेंस से पूछ सकते हो। कौन? एल्जर ने परेशान होते हुए पूछा।
कोहिनिम ने उसे एक नज़र डाली और ठंडी आवाज में बोला, वही मिस्टर फूल जिसका तुम दिल ही दिल में जपा कर रहे थे। मुझे एहसास है कि वो इस मामले की कुंजी है। एल्जर का दिल थम गया, उसने जल्दी से सर झुकाकर जवाब दिया, मैं समझ गया। ये देखकर क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहिनिम ने थोड़ा सा सर हिलाया और कहा, अगर तुम डेमीगॉड बनना चाहते हो और इस अग्रीमेंट का पालन करना चाहते हो तो सूरज निकलते ही एल्वन रुइंस में चले जाना। आवाज खत्म होते ही क्वीन ऑफ कैलामिटी की फिगर तेजी से गायब हो गई, जैसे समुद्र या रेगिस्तान में नजर आने वाला मिराज। एल्जर ने अचानक आंखें खोली और देखा कि वो अपने टेंट में लेटा हुआ है, अभी अभी जागा है। उसके मेमोरीज उलझे हुए थे, पर उसने जल्दी ही उन्हें सुधार लिया। वो और उसके सेलर्स ने अभी एल्वन रुइंस की जगह ढूंढी थी और उसे एक्सप्लोर नहीं किया था। पहला एक्सप्लोरेशन, गाना, सेलर्स में अनॉमलीज और कैलामिटी से मुलाकात और बातचीत, सब के सब एक सपना थे। इसलिए मैं इतना केयरलेस था। भाले ही मुझे पता था कि शायद क्वीन ऑफ कैलामिटी से मुलाकात होगी, मैंने पहले मिस्टर फूल से प्रार्थना नहीं की। क्वीन ऑफ कैलामिटी ने एंजल होने के दर्जे का इस्तेमाल करके ये रियलिस्टिक सपना बनाया, या शायद उसके पास कॉरेस्पॉन्डिंग सील्ड आर्टिफैक्ट है। भाले ही वो एक खास हालात में है, पर फिर भी अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने का तरीका है। एल्जर ने टेंट के बाहर हलचल सुनी और उसे एहसास हुआ कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर उसने बैठकर मिस्टर फूल से दिली प्रार्थना की। बस 20-30 सेकंड में एल्जर ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया और देखा कि मिस्टर फूल लंबे मॉटल टेबल के आखिर में बैठे हैं। तुम्हारी मुलाकात कोहिनिम से हुई? द हैंग्ड मैन के सलाम के बाद द फूल क्लेन ने कैजुअली पूछा। एल्जर ने सीरियसली जवाब दिया, हाँ, पर मैं ये नहीं कह सकता कि वो एल्फ क्वीन थी। चैप्टर 1186 कामयाबी और खतरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द फूल ने हौले से हाँ में सर हिलाया। न तो द हैंग्ड मैन के अंदाजे की नाकारी की, न ही ये यकीन से कहा कि वो क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहिनिम थी। आखिर उसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो सामने एक सिक्का निकालकर वहां मौजूदगी में डिविनेशन करे। एल्गर ने कुछ सेकंड इंतजार किया। मिस्टर फूल से कोई साफ जवाब नहीं आया तो उसने प्रार्थना में कहे हुए बातों को और भी विस्तारित रूप से बयान किया। उस औरत से शुरू जो क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहिनिम होने का शक थी, जिसने कहा कि उसमें कुछ एल्विन ब्लड है, से लेकर उसने कैसे उसे डेमीगॉड बनने का वादा किया, साथ ही वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की कुंजी और अग्रीमेंट की तकमील तक। सब कुछ कहने के बाद एल्गर ने मुंह बंद किया और सर झुका लिया। सीधे मिस्टर फूल से ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि उन्हें क्या ख्याल है। वो आज्ञाकारी से उस महान हस्ती के बोलने का इंतजार करने लगा। कुछ एल्वन ब्लड, बुक ऑफ कैलामिटी से कोई चीज वेस्टर्न कॉन्टिनेंट भेजना। गायब वेस्टर्न कॉन्टिनेंट फिर से नजर आ सकता है। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट, द फूल क्लाइन ने चुपचाप सुना। उसने आंखें बंद की और शांत चेहरे से कहा, यह बहुत खतरनाक है, पर यह तुम्हारे लिए एक मौका भी है। उसने सेफीरा कासल पर पहली नज़र का कब्जा हासिल कर लिया था, और जो ताकत वो इस्तेमाल कर सकता था वो सीक्वेंस टू एंजल के लेवल तक पहुंच चुकी थी। क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहिनिम इस लेवल से ऊपर नहीं हो सकती थी, इसलिए उसको काफी भरोसा था कि वो एल्फ क्वीन की वजह से आने वाले हर किस्म के एक्सीडेंट्स का मुकाबला कर सकता था। इसी वजह से उसने द हैंग्ड मैन के लिए इसे एक मौका बताने की हिम्मत की। हाँ, इस मौके को हाथ में करने की पहली शर्त यह थी कि द हैंग्ड मैन जल्दबाजी न करे या हद से ज्यादा न जाए। उसे हमेशा सुरक्षा की दरख्वास्त करते रहना था। इसलिए क्लाइन ने खास तौर पर जोर दिया कि यह बहुत खतरनाक है। वो चाहता था कि द हैंग्ड मैन को याद रहे कि एक्शन लेने से पहले मिस्टर फूल से प्रार्थना करे। इस छोटे से जुमले के दो मतलब थे, पर उसे यकीन था कि द हैंग्ड मैन जरूर समझ जाएगा। एल्गर खुश हुआ। उसने रादर सिंसियरली जवाब दिया, जैसे उसने द सन से सीखा हो, मेरा ईमान सिर्फ मिस्टर फूल पर है। इन लफ्जों ने क्लाइन को बेचैन कर दिया। उसे बेइंतहा बिजलियों के डूबने का दर्द याद आया। वो बस बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिया। एल्गर ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, पूज्य मिस्टर फूल, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में जाने के लिए किन इनकैंटेशंस या कमांड्स की जरूरत है? मैं भी ये जानना चाहता हूं। द फूल क्लाइन ने आह भरी और कहा, तुम्हें जाने का वक्त नहीं आया है। जी मिस्टर फूल, एल्गर ने आगे नहीं पूछा, इज्जत से झुककर सलाम किया। जब वो रियल वर्ल्ड में वापस आया तो उसने तुरंत टेंट से बाहर निकलकर अपने सेलर्स को ले लिया। सुबह की धूप की रोशनी में उसने कुछ वक्त लेकर एल्वन रुइन तक पहुंचा। यहां का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसने सपने में देखा था। मुरझाए हुए बेलें गले सड़े लकड़ी के स्ट्रक्चर को ढक रही थीं, और कुछ जगहों पर मॉन्यूमेंट्स पर लिखे हुए लफ्ज दिख रहे थे। हवा जैसे जम गई हो, ऐसे लगा कि कई अरसे से किसी ने यहां कदम नहीं रखा। गिर्दोगिर्द देखते हुए एल्गर को अचानक एक सवाल आया। जब वो सच में क्वीन ऑफ कैलामिटी के सहारे डेमीगॉड बन गया तो चर्च का मुकाबला कैसे करेगा? सीधे बगावत करके 5 सीज का 5वां किंग यानी छठा किंग बन जाए? नहीं, पर इस तरह मुझे बुक ऑफ कैलामिटी से कांटेक्ट का मौका नहीं मिलेगा जब तक मैं एक ऐसी सिचुएशन डिजाइन न करूं कि चर्च को मजबूर हो कि वो इस सील्ड आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करे जिसे शायद मेरे जाने बिना ही ग्रेड 0 लेबल कर दिया गया हो।
ये न सिर्फ बहुत मुश्किल होगा बल्कि मुझे सी किंग या कैलामिटी तक बनना पड़ेगा। हाँ, मैं द वर्ल्ड से मदद मांग सकता हूँ। अगर मैं चर्च में रहना चाहता हूँ तो मुझे उन्हें ऐसा कारण देना होगा जो वो नज़रअंदाज नहीं कर सके पर काफ़ी यकीन दिलाने वाला हो। एल्गर के भौंके थोड़े से टिक गए, अपनी गंभीरता छिपाए बिना। उसके पीछे आए सेलर्स की नज़रों में ये इस बात की निशानी थी कि वो रूइन के बारे में चिंतित है। अपने ख्याल घुमाते हुए एल्गर ने धीरे धीरे आइडियाज़ तय किए। चर्च में ऐसी काफ़ी किताबें हैं जिनमें लोगों के फॉर्चुनेट इनकाउंटर से डेमीगॉड बनने का जिक्र है। उनमें 2/3 ईविल गॉड्स और डेविल्स के इन्वेजन का शिकार होकर आखिर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में जान से हाथ धो बैठते हैं, पर 1/3 टेस्ट पास करके हाई रैंकिंग डीकन या कार्डिनल बन जाते हैं। अब जब वॉर शुरू हो गई है, लोएन की हालत टेंस है। बस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई मसला ना आए तो चर्च एक और सीक्वेंस 4 डेमीगॉड को कैनन फॉडर के तौर पर रखने से इनकार नहीं करेगी। फिर मैं बाद में धीरे धीरे उनका भरोसा हासिल कर सकता हूं। इस सब की पहली शर्त यह है कि क्वीन ऑफ कैलामिटी ने मुझे सच में करप्ट करने या मेरे ऊपर निशान छोड़ने की कोशिश नहीं की है। चर्च के पास मौजूद हर किस्म के सील्ड आर्टिफैक्ट्स को देखते हुए मुझे पहले से ही मिस्टर फूल की रहमत की प्रार्थना करनी होगी। मिस जस्टिस के मुताबिक एंजल्स एम्ब्रेस सपने में आदमी के असल ख्याल और टेस्ट्स को प्रभावी रूप से छिपा सकता है। टैरो क्लब के मेंबर्स डेमीगॉड बनने या बनने ही वाले होने के साथ एल्गर सच में नीचे नहीं रहना चाहता था। जैसे पहले उसने चर्च में इतने काम किए थे, सब दूसरों से ऊपर रहने के लिए। अब वो कुछ हद तक खतरा उठाने को तैयार था। इस फैसले के साथ एल्गर ने तुरंत अपने सेलर्स को लेकर रुइन्स में दाखिल हो गया और अपने सपने में देखे हुए रास्ते पर एक्सप्लोरेशन शुरू कर दी। इस बार उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को छोटे टीम्स में नहीं बांटा। एक तरफ वो चिंता करता था कि कोई एक्सीडेंट हो जाए और दूसरी तरफ वो उम्मीद करता था कि वो सब उसके गवाह बन सकें। 15 मिनट बाद एल्गर और उसकी क्रू उस बड़े दरख्त के पास पहुंची जहां मिट्टी उलझने के निशान थे। जब तक वो आसपास देखता, उसकी नज़र धुंधली हो गई और उसे एक खूबसूरत पैलेस नजर आया जो कोरल से बना था। पैलेस के ऊपर गहरे नीले समुद्र की एक परत थी जो बाहर की तरफ लहराए जा रही थी। बड़े बड़े स्तंभ खड़े थे जिन्होंने एक आभार गुंबद को संभाला था। वो ऊंचा और खूबसूरत था पर अंधेरा और उदास भी था। एल्गर ने गिर्दोगिर्द देखा और देखा कि उसके साथ वाले सेलर्स गायब हो गए थे। उसे तुरंत पता चल गया कि शायद उसे एक इल्यूजन में खींच लिया गया है। उसने चुपचाप सांस ली और आहिस्ता कोरल पैलेस के अंदर चला गया। अंदर काफी एल्व्स थे। वो या तो मछली भून रहे थे या जमे हुए जानवर के खून में मसाले डाल रहे थे। उनके यूटेंसिल्स के तौर पर 2 लकड़ी के टुकड़े थे जिनसे वो खाना मुंह तक ले जाते थे। किसी ने भी एक स्ट्रेंजर के आने पर ध्यान नहीं दिया। एल्गर ने फिर नजर उस 100 मीटर दूर 9 सीढ़ियों वाली सीढ़ी की तरफ फेंकी। सीढ़ियों पर नीलम, पन्ना और चमकते मोतियों से सजाया हुआ एक कोरल तख्त था। एल्फ क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहिनिम वहां बैठी थी, नीचे एल्गर की तरफ देख रही थी। बहुत अच्छे। कोहिनिम ने सर हिलाया और वो खूबसूरत सोना वाइन ग्लास फेंक दी। नर्म पर लचीला हवा ने वाइन ग्लास को अपनी गोद में ले लिया और एक लाइन में छोटे पिक्सीज की तरह उसे एल्गर की तरफ ले आई। एल्गर ने हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और नीचे देखा। उसे पता चला कि सोना कप के अंदर नीला पानी है। वो इनकॉर्पोरियल, ड्रीमी और सर्रियल था। पी लो, फिर रोस्टेड आर्किपेलागो के समीम आइलैंड के पास के पानी में जाओ। वो कोरल पैलेस ढूंढो, तुम्हें जो चीज चाहिए वो अंदर है। अगर मैं ये शराब नहीं पीऊंगा तो वो पैलेस नहीं देख पाऊंगा, एल्गर ने सोचते हुए पूछा। भले ही वो एक एंजल से मुकाबला कर रहा था, पर फिर भी काफी शांत रूप से बात कर पा रहा था, क्योंकि वो हर हफ्ते एक महान हस्ती से मिलता था और इस हालात का आदी हो चुका था। क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहिनिम ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, बिल्कुल सही। क्या आप मुझ पर कोई निशान छोड़ेंगी? एल्गर ने होशियारी से पूछा। हाँ, इसलिए कोरल पैलेस में दाखिल होकर वो चीज हासिल करने से पहले तुम पासू आइलैंड वापस नहीं आ सकते। लियोडेरो के नीचे वाले एंजल से नहीं मिल सकते। पॉन्टिफ से तो मैं मिलना चाहकर भी नहीं मिल सकता। एल्गर ने अंदर ही अंदर आह भरी और पूछा, जब मुझे वो चीज मिल जाएगी तो इस शराब का असर खत्म हो जाएगा? एल्फ क्वीन कोहिनिम ने बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब दिया, नहीं, तुम्हें उस कैरेक्टरिस्टिक को सीधे कंज्यूम करना होगा। जब वक्त आएगा तो ये शराब एक सील में बदल जाएगी, जिससे वो कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारे जिस्म में तुरंत इन्वेजन नहीं करेगी। तुम कैसे रिचुअल की तैयारी करते हो और चर्च ऑफ स्टॉर्म्स को इसके बारे में समझाते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। पहले कैरेक्टरिस्टिक को अपना बना लूं फिर रिचुअल करूं, इस तरह चर्च के लिए इसे कबूल करने का ज्यादा अच्छा तरीका हो सकता है। एल्गर ने कुछ देर सोचा, फिर हाथ उठाकर वाइन कप अपने होंठ तक ले आया। बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके गले से फिसला और पल भर में गायब हो गया। पूरा कोरल पैलेस टूटकर बिखर गया और सुबह की रोशनी और बड़े हरे दरख्त के निशान फिर से एल्गर के सामने आए। तुमने न तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और न मुझे कसम खिलाई। हाँ, वो कप शराब पीना ही एक अग्रीमेंट है। एल्गर ने नजर हटाई और गिर्द के सेलर से कहा, जो बेखबर थे, यहां कुछ नहीं है, चलो और अंदर देखते हैं। धुंध के ऊपर वाले पुराने पैलेस में
क्लाइन ने भी द हैंग्ड मैन वाले क्रिम्सन स्टार से अपनी नजर हटाई और सोचते हुए सर हिलाया। वो सियातास और मॉबिट की कब्र है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सोना वाइन ग्लास का ऐसा असर होगा। वो पक्का क्वीन ऑफ कैलामिटी कोहिनम है। उसका अब का हाल कैसा है? आधा बुक ऑफ कैलामिटी में है और आधा किसी अनजान जगह छिपा हुआ है। वो सोना वाइन ग्लास या कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल करके रियलिटी पर असर डाल रही है। मिस्टर हैंग्डमैन को फिलहाल कोई कंटामिनेशन नहीं हुई है। मैं इंतजार करूंगा जब वो रोस्टेड आर्किपेलागो जाए, फिर दूसरा असेसमेंट करूंगा। क्योंकि उसके असली जिस्म के पास हिस्टोरिकल वॉइड में समय खत्म हो रहा था, क्लाइन और नहीं रुका और वो वापस पिच ब्लैक विल्डरनेस में आ गया। उसने पीली फेंकी रोशनी फेंकते हुए लैंटर्न को हाथ में पकड़ा और एक खास जगह की तरफ चलने लगा। चलते वक्त उसने अपना सर घुमाकर ईस्ट की तरफ देखा, जो चर्नोबिल की तरफ था। उसके कदम आप मुहाब से धीमे पड़ गए। जब मैं डार्क डेमोनिक वुल्फ की पुरानी छुपने की जगहों से काफी जानकारी जमा कर लूंगा तो मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा। मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक बाउंड्री तक न पहुंच जाऊं और हालात की तस्दीक न कर लूं। फिर मैं मिरेकल इन्वोकर बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक के मामले पर सोचूंगा। अमून शायद ये उम्मीद नहीं करेगा कि मैं अचानक निकल जाऊंगा। वो डार्क डेमोनिक वुल्फ का पास्ट जानता होगा। उसके लिए ये मुमकिन नहीं कि वो वही इन्वेस्टिगेशंस करे जो मैं कर रहा हूं। हाँ, पर वो मेरा पीछा पक्का करेगा। क्लाइन ने आहिस्ता सांस छोड़ी और अपनी रफ्तार तेज की। आसमान से एक बिजली का किरण गुजरा, अंधेरे और लाल उजड़े मैदान को रोशन किया। बूंदें थोड़ी थोड़ी देर बाद टपकने लगीं। क्लाइन ने हिस्टोरिकल वॉइड से एक काला छाता निकाला। एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ में लैंटर्न लिए वो अकेले आगे बढ़ता रहा। लगभग एक हफ्ते बाद फ्यूचर लोएन के किसी कोस्ट लाइन पर डॉक हो गई। कैटलिया ने हाथ में टैरो कार्ड्स का एक स्टैक पकड़ा और सेलर्स, नीना और कंपनी से कहा, मैं कुछ टाइम के लिए लोएन में रुकूंगी। तुम सबको फ्रैंक पर नजर रखनी है, उसे अपने अजीब एक्सपेरिमेंट्स करने से रोकना। चैप्टर 1187 तब्दीली। कैटलिया के हुक्म सुनते ही नीना ने होंठ फुलाए और खिड़की की तरफ इशारा किया। क्या फ्रैंक का कोई भी एक्सपेरिमेंट अजीब नहीं होता? कैटलिया कुछ पल के लिए गुम हो गई। उसने बस आह भरी और कहा, अगर खतरे के कोई भी निशान दिखे तो तुरंत मुझे खत लिखना। एक मिस्टिकोलॉजिस्ट होने के नाते उसके पास अपना मैसेंजर भी था। ठीक है, नीना ने सीना तान कर कहा, अगर कुछ दोष है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं फ्यूचर पर सबसे ज्यादा मैच्योर और रिलायबल इंसान हूं। कहने के बाद उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, कैप्टन, आप लोएन में क्या कर रही हैं? कौन सा मिशन लिया है? क्या आप दुश्मन की सरहदों के पीछे किसी तरह की सैबोटाज रेड्स में हिस्सा लेने जा रही हैं? नीना की नस्ल फेसेशियन थी और उसे आधी इंटिस माना जाता था। उसे इस रीसेंट वॉर में कुछ इंक्लिनेशन थी, इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि उसकी कैप्टन ने इंटिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट बनाया है। कह सकते हो, कैटलिया ने गंभीर चेहरे से जवाब दिया। एक हद तक नीना का अंदाजा गलत नहीं था। उसने सच में एक मिशन लिया था और लोएन की कैपिटल बैकलैंड में नुकसान पहुंचा रही थी, पर उसका टारगेट कोई ऑफिशियल फैक्शन नहीं, एक कल्टिस्ट था। और क्वीन से मिलने का मौका अभी भी है। वो शायद अभी तक बैकलैंड नहीं छोड़ी और जल्द से जल्द नए साल के बाद ही जाएगी। इसके बारे में सोचते हुए कैटलिया को अचानक थोड़ा उत्तेजना हुई। जब से उसने डॉन छोड़ा था, उसकी क्वीन मिस्टिक से असल में मुलाकात नहीं हुई थी। उनके बीच सिर्फ खतों का जरिए बात होती थी या एक ही जहाज पर होने के बावजूद किसी खास वजह से आपस में बात नहीं होती थी। नीना ने आगे प्रेस करने की हिम्मत नहीं की। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैप्टन, और कुछ है? अगर नहीं तो हम निकलते हैं। कैटलिया ने सर हिलाया, इशारा दिया कि ये फ्यूचर की बोट्सवेन अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ जा सकती है। जब नीना ने हैंडल पकड़ा और आहिस्ता से ट्विस्ट किया तो कैटलिया को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से पुकारा, नीना। नीना, जिसके ब्लॉन्ड बाल एक हाई पोनीटेल में बंधे थे, कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ घूमी। मत पीना, कैटलिया ने सीरियसली जोर दिया। जब मैं जहाज पर वापस आऊंगी तब तुम्हें भर के पीने का मौका मिलेगा। नीना ने तुरंत एक दिलकश मुस्कुराहट दिखाई। डील। कैटलिया ने कुछ देर सोचा, फिर उपदेश दिया, फ्रैंक के अलावा तुम्हें हीथ की हालत पर भी नजर रखनी है। उसे अनजानी आवाजों के प्रति क्यूरियोसिटी पैदा न होने देना और उसे ज्यादा थकने न देना। और ऑटोलॉफ को बार बार उसके कमरे से बाहर निकालो और मिस्टिसिज्म नॉलेज के साथ उसके इंटरैक्शन की फ्रीक्वेंसी और टाइम कंट्रोल करो। और मैं जानती हूं, क्या मैं उन्हें अच्छे से नहीं जानती? बोट्सवेन और उसके सबऑर्डिनेट्स के कैप्टन्स कैबिन से निकलने और दरवाजा बंद करने के बाद कैटलिया ने खिड़की से बाहर देखा, अभी नजर न आने वाले बैकलैंड की तरफ। कुछ मिनट बाद उसने अपने हाथ में डेक से एक टैरो कार्ड निकाली। उस पर एक अकेला बूढ़ा आदमी दिख रहा था, जिसके हाथ में ग्लास लैंटर्न और एक छड़ी थी, द हर्मिट कार्ड। रात के गहरे वक्त बैकलैंड, एम्प्रेस बरो, अर्ल हॉल का घर। ऑड्री, जिसने सफेद सिल्क की नाइट गाउन पहनी हुई थी, अचानक आंखें खोली। उसने एक नीला क्लोक उठाया और अपने जिस्म पर डाल लिया। फिर वो बिस्तर से उतरी और रूम के फुल बॉडी मिरर के पास गई। पर्दे से आती हुई क्रिम्सन चांदनी के जरिए उसने अपने आप को ध्यान से देखा। उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखें चमक रही थी, बिल्कुल साफ और रोशन।
इतनी साफ कि हर डिटेल साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऑड्री ने आंखें बंद की। जब वो फिर से खोली तो सब अबनॉर्मैलिटीज गायब हो गई थी। उसके होंठ के कोने थोड़े थोड़े करके ऊपर उठाए, चेहरे पर एक छोटा सा डिंपल बना, आंखें थोड़ी सी झुकी। उसने चुपचाप अपनी तारीफ की। ऑड्री, आखिरकार तुम यहां तक पहुंच गई। उसने ड्रीम वॉकर पोशन को पूरी तरह से हजम कर ली थी। अपने आप पर, अपने भरोसे और अपने प्रिडिक्शंस के मुताबिक वो असल में ये मानती थी कि फरवरी तक पोशन हजम हो जाएगी। उसे हैरानी हुई कि उसे हाल ही में काफी अजीब और बिल्कुल अलग सपने आए। इसमें काफी सपनों के अंदर सपने, मेंटल इलनेस की वजह से आए सपने, लूसिड ड्रीम्स, इविल स्पिरिट्स या रेट्स के असर से बने सपने और कुछ डेमीगॉड्स के सपने शामिल थे। नॉर्मल हालात में एक ड्रीम वॉकर होने के नाते ऑड्री आमतौर पर सपने में दाखिल होते ही जानवर के लेवल का अनुमान लगा सकती थी। इस तरह खतरे से बच सकती थी। पर वो डेमीगॉड्स बहुत अच्छे से छुपे हुए थे। सिर्फ जब वो उनके सपनों में गई तब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसकी हालत खराब हो गई। खैर, वो हर उस मौके पर पकड़ी नहीं गई। उसने अनुभव जमा किया और उसने डेमीगॉड्स के सपनों में ध्यान से घूमना, सफर करना, देखभाल और एनालिसिस करना शुरू किया, जिससे उसकी पोषण की डाइजेशन बढ़ गई। इसके अलावा दूसरे खास सपनों ने उसे बिल्कुल अलग अनुभव दिए। उसके बाद उसने सपनों के अंदर काफी सपने बनाने की कोशिश की कि वो अपने सपनों के पीछे छुपकर उन्हें इंजीनियस तरीके से गाइड करे और सबकॉन्शियस पर उल्टा असर डाले। उसने सपनों के मालिकों की मेंटल इलनेस या इविल स्पिरिट या रेट की वजह से हुई करप्शन का इलाज किया। एक हद तक उसने सिर्फ ऑब्जर्व, रिकॉर्ड और इंटरफियर न करने की शर्तों के खिलाफ काम किया था। फिर भी इसने अजीब तरीके से पोषण की डाइजेशन तेज कर दी। इससे उसने एक नया प्रिंसिपल निकाला। अगर सच में इंटरफियर करना है तो पीछे से मास्टरमाइंड और कंडक्टर बनो। ऐसा हो कि गोल हासिल होने के बाद भी किसी को एहसास न हो। ये वो चीज थी जो ऑड्री बहुत अच्छे से करती थी। जिन लोगों की सीरियस मेंटल इलनेस थी वो बेखबर 5-6 अजीब सपने देखने के बाद ठीक हो गए थे। और सपना अजीब और समझ से बाहर आना तो बहुत नॉर्मल है। ड्रीम वॉकर पोशन इतनी जल्दी हजम कर पाने की वजह मेरी हाल की किस्मत है। इतने अनोखे अनुभव के बिना मुझे जरूर 1-2 महीने और इंतजार करना पड़ता। हाँ, मैं डेमीगॉड के हाथ लग सकती थी और बियॉन्ड कजिन में फेंक दी जाती या सीधे मार दी जाती। मेरी किस्मत इतनी अच्छी कब हो गई? लगता है वो आइसक्रीम उस फेट डोमेन के एंजल, उसकी ब्लेसेड को बलिदान करने के बाद शुरू हुई। ऑड्री ने अपनी परछाई को देखा और मुस्कुराहट के साथ आंखें झपकाईं। उसने जल्दी से नजर हटाई, अपने बेडरूम को देखा और ड्रेसिंग टेबल की तरफ चली। उस पर टैरो कार्ड्स का एक डेक पड़ा हुआ था। ऐसी लड़की के कमरे में जो मिस्टिसिज्म पसंद करती हो, टैरो कार्ड्स का एक डेक होना नॉर्मल था। ऑड्री ने अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और ऊपर वाली कार्ड को अपनी उंगली से छुआ। उसने आहिस्ता गहरा सांस लिया और अपने आप से बुड़बुड़ाई। अमंथा पहाड़ी श्रृंखला में लड़ाई और भी तेज हो रही है। मिडसेशायर ने एक पोर्ट पहले ही खो दिया है। सिवेलोअस काउंटी के हॉर्नेक इस पहाड़ी श्रृंखला का सुरक्षा कवच स्प्रिंग तक नहीं चलेगा। अगर हमने समुद्र पर काफी फायदा न हासिल किया होता तो हमारा साउथ कॉन्टिनेंट के ईस्ट बालम से कनेक्शन जरूर टूट जाता। एल्फ्रेड अभी भी वहीं है। पता नहीं ये वॉर कैसे बढ़ेगी। शुक्र है मैं अभी डेमीगॉड बनने ही वाली हूं। मिस्टर वर्ल्ड ने मुझे मैनिपुलेटर की पोशन फॉर्मूला और मेन इंग्रेडिएंट दे दी है। इंटेंस ह्यूमन इमोशन से टपके आंसुओं की 7 बूंदें भी हाल ही के सपनों के अनुभव के दौरान मिल गई हैं। ट्री मेंटर के सोना पत्ता लिटिल सन से ट्रेड के जरिए हासिल हो गए हैं। मुझे सिर्फ एक एल्डरली माइंड ड्रैगन के खून की कमी है। मैं इसे साइकोलॉजिस्ट एल्केमिस्ट से ट्रेड करने की कोशिश करूंगी। हविन रैम्बिस की मौत से पहले मैं एक छोटे साइकोलॉजिकल डिस्कशन ग्रुप की पर्सन इन चार्ज बन गई थी। पर क्या इससे ये पता चल जाएगा कि हविन रैम्बिस की मौत का मुझसे कोई लेना देना है? या फिर मैं मिस्टर वर्ल्ड से हिस्ट्री से एल्डरली माइंड ड्रैगन का खून समन कर सकती हूँ? ये कम से कम 15 मिनट तक रहेगा। जब मैं एडवांसमेंट में कामयाब हो जाऊंगी तो मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी कन्वर्ज कर लूंगी और अपना क्यूइंग पूरा कर लूंगी। उसका गायब होना किसी चीज पर असर नहीं डालेगा। आखिर वो बस एक सप्लीमेंट्री मटीरियल है। ऑड्री, तुमने सच में नकली चीजें बनाना सीख लिया, और वो भी ऐसे मामले पर। एक सेल्फ डिप्रिकेटिंग कमेंट के बाद ऑड्री ने सोचा कि किस तरह की सिचुएशन इस्तेमाल करके मैनिपुलेटर के एडवांसमेंट रिचुअल को पूरा किया जाए। रिचुअल में जरूरत थी कि पोशन पीते वक्त आदमी एक खास मौके पर कम से कम 10,000 लोगों के बीच पैदा हुई इमोशनल रेजोनेंस के बीच हो। अपने ख्याल दौड़ाते हुए ऑड्री ने एक प्रिलिमिनरी आइडिया तय किया। गॉडेसेस विंटर गिफ्ट्स डे। पर भले ही मास कितनी भी बड़ी हो, 10,000 लोगों को जगह नहीं दे सकती। कैथेड्रल इतने लोगों को जगह नहीं दे सकता। हाँ, आमतौर पर मुमकिन नहीं। अगर मौका मिले तो मैं एक रकम दान कर सकती हूँ। मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि हम मेमोरियल स्क्वायर में एक बहुत बड़ा मास करें ताकि वॉर में मरे लोगों की आत्माओं को शांत किया जाए। सबसे अहम, स्क्वायर में मरे लोगों के परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों को निमंत्रण दिया जाए। बस पार्टिसिपेंट्स में एक खास हिस्सा इनका हो तो जो इमोशंस रेजोनेट होंगे वो मास में हिस्सा ले रहे दूसरों पर भी असर डालेंगे, जिससे रिचुअल की जरूरतें पूरी हो जाएंगी।
शांत चेहरे से हालात का एनालिसिस करते हुए ऑड्री ने अचानक सर झुकाया और ड्रेसिंग टेबल के मिरर को देखा कि उसके खूबसूरत चेहरे पर जो हल्की मुस्कुराहट थी वो कब की गायब हो गई थी। आंखों में सिर्फ शांति और उदासी बची थी। उसने खुद को घूरता रहा, उसके होंठ थोड़े से ऊपर उठाए और उसने कांपते हुए कहा, ऑड्री, तुम घटिया बन गई हो। आंखें बंद करके फिर से खोली तो ऑड्री नॉर्मल हो गई। उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए टैरो कार्ड्स के डेक की तरफ हाथ बढ़ाया और ऊपर वाली कार्ड को पलट दिया। कार्ड पर एक देवी ऑफ जस्टिस दिखाई दे रही थी जो एक पत्थर की कुर्सी पर बैठी थी, एक हाथ में तलवार, दूसरे में तराजू लिए ठंडी नजरों से सब कुछ देख रही थी। बैकलैंड हिल्स्टन बरो, फायर प्लेस वाले घर में। तुमने स्क्राइब पोशन हजम कर ली। शियो ने अभी अपने होम क्लोथ्स बदले थे जब वो ड्राइंग रूम वापस आते ही इस न काबिले यकीन खबर को सुना। फॉर्स ने थका हुआ एक्सप्रेशन के साथ सर हिलाया। हाँ, तुम्हें पता है हाल ही में मैं किस किस्म की जिंदगी जी रही थी? जब उसे मुसलसल 6 जगहों पर ट्रैवल करने के लिए मजबूर किया गया तो उसे दिन रात उन जगहों के नज़ारे देखने, तारीफ करने और रिकॉर्ड करने थे। इसके अलावा उसे ग्रे फॉग के ऊपर खींचा जाता हर किस्म की अजीब या हाई लेवल बियॉन्डर पावर्स रिकॉर्ड करनी थी। लाइटनिंग स्टॉर्म और हिस्टोरिकल वॉइड समनिंग पावर्स को काफी बार बदला गया। आखिरकार वो आज ओरिजिनल सेटअप में वापस आए। क्या तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता, शियो ने ईमानदारी से जवाब दिया। मुझे पता है तुम्हें नहीं पता। फॉर्स ने गहरी सांस ली। तुम्हारी क्या हाल है? कैसे रहे हाल ही में? ज्यादा बुरा नहीं। मुझे पैरानॉर्मल कोर्ट की पेशाई करने के लिए अरेंज किया गया और एक्टिंग प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ ख्याल आए। पोशन की डाइजेशन की रफ्तार बढ़ गई है। शियो ने माना। मैं तुम्हें जज की रोब पहने ट्राइब्यूनल की सीट पर बैठे फैसला सुनाते नहीं सोच सकती। फॉर्स ने दिल से आह भरी। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि कैदी और वकील मुझे देख नहीं पाएंगे? शियो ने इस पर कोई ऐतराज नहीं किया। फॉर्स ने ड्राई मुस्कुराहट दिखाई। मुझे आराम की जरूरत है, ट्रैवलर बनने के लिए अपना एडवांसमेंट रिचुअल तैयार करने के लिए। क्या तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हारे पास तरीका है? शियो ने हैरानी से पूछा। फॉर्स ने सर हिलाया और कहा, उस शख्स ने मुझे उसके मैसेंजर को समन करने को कहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।